नमस्कार। वेलकम टू द न्यू इंडिया। नव भारत निर्माण में हमारी एंशियंट हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें हमने शुरुआत जो की थी इंट्रोडक्शन से की थी। देन हमने हिस्ट्री थ्रू मैप्स देखा था। उसके बाद में हम पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण देख चुके हैं। तो पाषाण काल हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद में मैंने बताया कि आद्य ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है सिंधु घाटी सभ्यता। इस लेक्चर की पीडीएफ मैं कम्प्लीटली तैयार कर चुका हूँ। 22-23 पेजेज की पीडीएफ है और इसमें प्री और मेंस का जितना भी सवाल बन सकते हैं वो सारे के सारे मैंने इसमें शामिल किए हैं और शायद ही इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो पहली बात तो मैं क्लियरली बोल चुका हूँ आपको कि समय पे आपको ज़्यादा जो है वो टेंशन नहीं लेनी है। समय जो है चेंजेस होते रहते हैं। लास्ट लेक्चर का 1-2 पॉइंट आपको ध्यान रहे तो आप बता दीजिए कि जो पुरा पाषाण काल था उसका समय मैंने क्या बताया था, 5 लाख से 10,000 बीसी तक का बताया था। मध्य पाषाण का 10,000 से 6,000 के आसपास में बताया था और फिर नव पाषाण का 6,000 से 3,000 के आसपास में, मतलब रफ रफ में इतना बताया था। अब पाषाण काल के बाद मैंने बताया था धातु युग के आधार पे हम मानते हैं। तो पहले तो पत्थर के औजार यूज किए जाते थे। यहाँ पे आज से करीब करीब 6,000 साल पहले जो है वो लोग जो पहले आदिवासी रूप में रहते थे उससे कन्वर्ट होके एक गांव बनाते हैं, गांव की सभ्यता में रहते हैं और फिर एक नगरीय सभ्यता डेवलप कर लेते हैं। और उस सभ्यता का जो नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। देखो, पहले हमें इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम की कोई भी चीज़ थी। अंग्रेजों का शासन था भारत में। अंग्रेजों ने ही भारत में जो है वो इतिहास लिखा है। एक्चुअली में सीधी सी बात ये है, ब्रिटिशर्स ने ही भारत का इतिहास लिखा हुआ है। एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। उस समय से ही भारत के इतिहास को लिखने की कोशिश की गई थी, जिसमें सबसे पहले खोज की गई अशोक सम्राट वगैरह और उन सब की। 1854 के आसपास में यहाँ पे लाहौर और कराची के बीच में रेल लाइन बिछाई जा रही थी। तब हड़प्पा नामक जगह पे वहाँ पे ईंटें मिली थी पुराने टाइम की। उन्होंने उस जगह की ईंटों का उपयोग जो है वो रेल लाइन बिछाने के लिए यूज में कर लिया था। लेकिन उन्होंने उस तरीके से नहीं सोचा था कि इस जगह पे वो पुरानी कुछ चीज़ हो सकती है। फिर 1921 में जॉन मार्शल एएसआई के महानिदेशक थे, तो उन्होंने दयाराम साहनी को काम सौंपा कि आप जो है इस चीज़ की खुदाई करवाओ। तो पता चला कि यहाँ पे जो है वो बहुत पुरानी सभ्यता रह चुकी है। ज़्यादा गहराई में जाने पे पता चला कि यहाँ की सभ्यता जो थी वो नगरीय थी। अब एक्चुअली में अंग्रेज क्या थे, अंग्रेजों ने जो सोच बिठा रखी थी भारत के लोगों के अंदर वो ये थी बाइटमैन बर्डन थ्योरी, कि भारत के लोग जो है वो बिल्कुल असभ्य हैं, इन लोगों को हम सभ्य करने के लिए आए हैं और हमारी सभ्यता भारत के लोगों से बहुत ज़्यादा है। मे भी हो सकता है कि जब 1854 के आसपास में जब रेल लाइन बिछाई जा रही हो तब अंग्रेजों को पता चल गया होगा कि यहाँ पे कोई सभ्यता है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर दबा दिया होगा उस चीज़ को। और उसका कारण ये रहा होगा कि अगर लोगों को पता चल जाएगा, भारत के लोगों को, तो इनके अंदर जो है वो स्वाभिमान की भावना जग जाएगी कि हम तो अंग्रेजों से बहुत पहले, देखो मैं ये काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको, आज से 500-600 साल पहले यूरोप में नगरीय सभ्यता का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। मतलब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट था ही नहीं। लास्ट जब लेक्चर में बता रहा था हिस्ट्री थ्रू मैप्स, उसमें मैंने 1500-1000 के आसपास में यूरोप का मैप दिखाया था। उसमें ज़्यादातर यूरोप में आदिवासी तरीके से रहते थे। अंधकार युग था यूरोप में, आज से 1300-1400 इसी एसी एडी के आसपास में। तो उससे भी 3,000 साल पहले भारत में नगरीय सभ्यता थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसके समानांतर जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके समानांतर जो अन्य सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और मिस्र की सभ्यता थी। पहले उनके बारे में जानते थे क्योंकि उनके अवशेष जो है बचे हुए थे। लाइक मिस्री सभ्यता का पिरामिड है तो वो अभी भी बचे हुए हैं, तो उनके बारे में हम सब जानते थे, लेकिन इसके बारे में नहीं पता चला। अब जब इसकी खोज हुई तो पता चला कि ये उन दोनों से भी काफी विकसित सभ्यता थी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता। तो बेसिक चीज समय आपको ध्यान रखना होगा। जैसे एनसीईआरटी करीब करीब मानती है 2500 से लेकर 1750 बीसी के आसपास में सिंधु घाटी सभ्यता रही थी। ठीक है। सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा नाम की जगह पे खोजा गया था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा ये पाकिस्तान के पंजाब राज्य है उसके अंतर्गत है। ठीक है। उसके बाद में एक जो स्थल खोजा गया वो इम्पोर्टेंट स्थल और अब तक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्थल वो है मोहनजोदड़ो। उसी के आधार पे इस पूरी सभ्यता के ज़्यादातर जो है वो प्रमाण माने गए हैं। ठीक है। और उसके बाद में आज़ादी के बाद में भारत में भी बहुत सारे स्थल खोजे गए। तो आज के टाइम पे माना जाता है कि जिस समय ये अपने पीक पे रही होगी हड़प्पा सभ्यता, तब उस समय इसका 10 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास में इसका क्षेत्रफल रहा होगा। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले उद्भव देखेंगे। ठीक है। इनका एमरजेंस कैसे हुआ, ये लोग कहाँ से आए, जो सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग थे ये कहाँ से आए। देन इसका भौगोलिक विस्तार देखेंगे।
देन इसके प्रमुख स्थल ये मुझे याद कराने पड़ेंगे आपको। मैंने 3-4 मैप हैं और उनमें प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको डाला हुआ है, नंबरिंग आपको लिखनी होगी मेरे साथ में। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ का नगर नियोजन, ठीक है, टाउन प्लानिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भी हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है सिंधु घाटी सभ्यता की टाउन प्लानिंग से। मैंने स्पेशली उसमें 1.5-2 पेज में लिखा है, तो उसमें हम समझ लेंगे। फिर कुछ चीज़ें जैसे होती हैं, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, धर्म कौन सा फॉलो करते थे, मनोरंजन करते थे या नहीं करते थे, इस तरीके की चीज़ें, तो वो सब हम यहाँ पे पूरा देख लेंगे। प्रौद्योगिकी और विज्ञान कला की स्थिति, आईबीसी से प्राप्त प्रमुख अवशेष, ये देख लेंगे। तो पहला सवाल सबसे पहले तो आएगा आपका, सभ्यता क्या है सर, ठीक है। नॉर्मल भाषा में बोलें कि आदमी का सभ्य हो जाना, बोले सभ्य किस तरीके से हो जाना, पहले नोमैडिक तरीके से रहा है, मतलब जंगलों में रह रहा है, रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, मांस खा रहा है और स्थायी है नहीं, वो अस्थायी है, सभ्य तरीके से कपड़े वगैरह भी नहीं पहन रहा है, रिलेशंस भी नहीं है, तो वो है असभ्य। फिर वहाँ से उसने सोचना शुरू करता है, घर बनाता है, खाने का सिस्टम से खेती से उपजाऊ, मतलब खेती उपजाने लग जाता है, तो एक सही ढंग से कपड़े पहनने लग जाता है, रिलेशंस बनाने लग जाता है, तो सभ्यता की ओर बढ़ता है। सभी लोग एक नियम बना के और पूरे सिस्टमेटिक ढंग से रहते हैं, तो वो हो जाती है सभ्यता, ठीक है। इमेज में अगर देखें आप, तो शुरुआत में मनुष्य जो होता है वो नोमैडिक होता है, ठीक है। फिर वो खेती की शुरुआत करता है, खेती की शुरुआत करता है, तो उसके पास में उपज हो जाती है और उपज एक्स्ट्रा हो जाती है, सरप्लस हो जाती है, तो उसे एक दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं होती है, तो वो स्थायी लाइफ स्टाइल अपनाने लग जाता है। फिर वहाँ पे समाज का निर्माण हो जाता है। जब वो स्थायी रहने लग जाता है, 10-20 लोग इकट्ठे रहने लग जाते हैं, तो समाज बन जाता है, और समाज बन जाता है तो धीरे धीरे वो समाज बड़ा अगर होता जाता है, तो वहाँ पे बड़ी सभ्यता बन जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग कहाँ से आए, इसको हम पहले ये देखते हैं। तो आप पेज नंबर जो है 5 पे आ जाइए, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, ठीक है, पेज नंबर 5 पे पहुंचिए। तो पहली बात तो ये क्लियर, आपको पता है, लास्ट लेक्चर्स में भी क्लियर बोल दिया हूँ कि कोई भी चीज़ जो है वो हिस्ट्री में सच है नहीं, ठीक है, सब जो है वो अलग अलग अनुमानों के आधार पे खोजा गया। 1921 में हड़प्पा खोजी गई, 1922 में मोहनजोदड़ो खोला गया, उसके बाद में बहुत सारे स्थल खोजे गए, आमरी, कोटदीजी, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, मांडा, आलमगीरपुर, सुतका गंडोर, सुरतगोई, इस तरीके से बहुत सारे खोजे गए। अब इन सब के आधार पे अलग अलग हिस्टोरियंस ने वहाँ जो चीज़ें मिली उनके आधार पे अनुमान लगाने की कोशिश की, ये लोग कहाँ से आ सकते हैं। तो 4 प्रमुख सिद्धांत आते हैं नॉर्मली। एक तो जो बोल सकते हैं कि आर्य लोग थे, यानी हमारे ही पूर्वज थे, सबसे आसान तरीका ये। दूसरा ये बोल सकते हैं कि ये लोग द्रविड़ थे, जो नीचे की साइड में तमिलनाडु, कर्नाटक और उधर की साइड में चले गए। इनसे भी अधिक जो मान्य सिद्धांतों में से वो है, या तो ये यहाँ के जो मूल निवासी थे पहले से ही, ठीक है, यहाँ के मूल निवासी थे और उन्होंने गांव की संस्कृति से इवॉल्व होकर के जो है वो शहरी सभ्यता बना ली थी। लाइक हमारे बीकानेर के क्षेत्र में यहाँ पे सोथी संस्कृति नाम की एक संस्कृति थी, तो वहाँ के लोगों ने सोचना शुरू किया, शहर बसाना शुरू किया और नई सभ्यता बना ली इस तरीके से। या ऐसा हुआ होगा कि ईरान और बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो पठारी इलाका है, वहाँ के जो भेड़ चराने वाले पशुपालक थे, वो धीरे धीरे इधर की सिंधु नदी की साइड में आने लग गए और वहां पे आके जो है उन्होंने सभ्यता बना ली। तो ये होता है विदेशी थ्योरी। 4 सिद्धांत अलग अलग है, अगर 5 नंबर में पूछ ले तो चारों को नाम दे देना, और ऑब्जेक्ट में पूछेगा तो फिर ये पूछेगा कि विदेशी मत के सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का कौन सा है, इनमें ऑप्शन दे देगा इस तरीके से। तो ये आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि क्रमिक रूप से देशी उत्पत्ति, ठीक है, सबसे बेसिक हुआ क्रमिक रूप से कि यहीं के थे, यहाँ पे गांव में पहले संस्कृति के रूप में रहते थे, ज्यादा मतलब सभ्य नहीं थे, उन्होंने संस्कृति से डेवलप करके सभ्यता बना ली, ठीक है, यहीं के लोग थे। तो उनमें 2 सिद्धांत जो बोलते हैं, अमलानंद घोष जी बोलते हैं कि ये अपने राजस्थान में सोती संस्कृति के लोग थे और इन्होंने ही डेवलप होकर जो है वो ये सिंधु घाटी सभ्यता बना ली, ओके। देन उसके अलावा कुछ सिद्धांत बोलते हैं ईरानी और बलूची ग्रामीण संस्कृति के थे और उन्होंने डेवलप होकर के सभ्यता बना ली। तो ये 3 नाम जो है वो क्रमिक देशी उत्पत्ति के रिलेटेड हैं। कौन कौन से? अमलानंद घोष, डीपी अब्रकाल और एम.आर. मुगल, ठीक है, ये 3 नाम बोल रहे हैं कि यहीं के थे और यहीं से इवॉल्व हो गए, ठीक है। एक बोल रहे हैं कि आर्य संस्कृति से, तो राइट विंग वाले जो लोग होंगे वो हमेशा यही बोलेंगे कि सब वो यहीं के थे और उन्होंने ही जो है वो सभ्यता बनाई थी, यानी आर्य थे। द्रविड़ संस्कृति वाला, या तो साउथ वाले लोग और एक लेफ्टिस्ट वाले लोग, ये हमेशा ये बोलेंगे कि आर्यों ने तो आक्रमण किया था बाहर से आकर के,
यहाँ पे द्रविड़ लोग रहते थे, आर्यों ने आक्रमण कर दिया तो ये भाग करके नीचे की साइड में चले गए या पूर्व उत्तर साइड में चले गए, इस तरीके से ये बोलेंगे। तो बोले आर्यों का आक्रमण वाले, ये नॉर्मली लेफ्टिस्ट लोग बोलेंगे इस चीज को। और एक आता है पश्चिमी उत्पत्ति, कि कुछ एक लोग बोलेंगे कि पश्चिमी एशिया से आए थे या सुमेरिया सभ्यता से आए थे, तो इनके नाम याद रख लेना। पश्चिमी एशिया से प्रवसन का सिद्धांत दिया है मार्टिन व्हीलर ने और गार्डन चाइल्ड ने, ठीक है। और सुमेरिया से जो सिद्धांत दिया हुआ MJH मैके ने। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से 3 सवाल जो है वो आपको ध्यान रखने होंगे। मैं आपसे पूछूं तो आप बताइए कि सोथी संस्कृति बीकानेर से डेवलप होने के बारे में किसने बोला था IBC के रिगार्डिंग? तो अमलालन घोष ने बोला था। अगर और ऑप्शन दिए जाएं कि बताइए कि विदेशी उत्पत्ति में सुमेरिया से डेवलपमेंट हुआ था IBC का, तो इसका किसने बोला था? MJH मैके ने, ठीक है। उसके अलावा अगर पश्चिम एशिया वाला तो मार्टिन व्हीलर एंड गार्डन चाइल्ड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर पूछ लिया जाए 5 नंबर में तो आप लिख सकते हो, उसमें 1-2 नाम याद जरूर रख लेना, ठीक है। अब सबसे पहले हम पेज नंबर 2 पे आ जाते हैं और इसकी कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। वैसे तो मैंने आपको बोल दिया है सारी चीजें। पहली बात तो किस नाम से जाना जाता है इसे? सिंधु सभ्यता के नाम से, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों? सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता पनपी है वो सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहला स्थल जो खोजा गया था वो हड़प्पा था, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता। शुरुआत में तो हड़प्पा सभ्यता ही बोलते थे इसे। बाद में जब भारत में भी बहुत सारे स्थल खोजे गए, धौलावीरा, लोथल, दायमावाद नीचे तक पहुंच गए, तब फिर उन्होंने बोला कि यार सिंधु घाटी के आसपास वाले क्षेत्र में ये सब है, तो सिंधु घाटी सभ्यता। प्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा। कब खोजा गया था? 1921 में, ठीक है। वैसे तो इसके बारे में 1854 के आसपास में पूरा पता चल गया था, उससे पहले भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो चुका था कि हाँ भाई यहाँ पे कोई पुरानी। देखो एक चीज और मैं आपको बताऊं, भारत में ये सिर्फ अभी मैं मान के चल रहा हूँ 10% भी खुदाई नहीं हुई है, ठीक है। ऐसे हजारों 10 हजारों टीले हैं जिनकी खुदाई अभी बाकी है। अगर खुदाई होती है और उनके बारे में सही जानकारी मिलती है तो पता नहीं कौन कौन सी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलेगी। लाइक अभी का मैं आपको एग्जांपल दूं, आज से 2 साल पहले यूपी में बागपत जिले में एक गांव है, सनौली करके एक गांव है। उस सनौली गांव में खुदाई की गई, ठीक है। वैसे शुरुआत 2005 में हो गई थी लेकिन 2018 में पूर्ण रूप में खुदाई की गई और उसमें आज से 4000 साल पुरानी सभ्यता के बारे में पता चला है। और वो भी ताम्र युगीन सभ्यता है, लेकिन उसमें घोड़े के भी प्रमाण मिल रहे हैं, रथ के भी प्रमाण मिल रहे हैं, तलवार के भी प्रमाण मिल रहे हैं। अब 4000 साल पहले यही सभ्यता है, 4000 साल पहले वही सभ्यता है, सलोनी वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन जगहों पे आधार पे अगर धीरे धीरे डेवलप होगा ना तो इतिहास पूरा चेंज हो जाएगा बहुत आने वाले टाइम पे, जैसे जैसे चेंज होगा। लाइक हमारा गांव ऊंचे टीले पे बसा हुआ है, तो अगर हमारे गांव की अगर खुदाई की जाएगी तो निश्चित सी बात है कोई ना कोई उसके अंदर सभ्यता निकल के आएगी। ऐसा बहुत सारे गांव हैं। हमारे भरतपुर के पास में नौ गांव है, ठीक है। उसकी खुदाई की गई तो पता चला कि इसमें प्राचीन समय की सभ्यता है। ऐसे अपने राजस्थान में कितने गांव है, ताम्र पाषाण और पाषाण काल के बहुत सारे हैं। तो सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड भी बहुत सारे होंगे, ओके। तो ये तो अभी क्या है कि सिर्फ 10% मान के चलिए, और ये जो अभी तक पढ़ाया जा रहा है ये अगले 10-20 सालों में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, निश्चित से चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आज से 100 साल पहले तो हम ये मान के चलते थे कि भारत की जो संस्कृति है या भारत का इतिहास है वो आर्यों से शुरू होता है, उससे पहले का कुछ नहीं था। लेकिन जब खोज हुई तब इतिहास चेंज हो गया, ओके। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर साहनी के द्वारा की गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में यह पहली जो है वो शहरी सभ्यता है, प्रथम शहरी सभ्यता है। मेसोपोटामिया में मिस्र सभ्यता के समकालीन थी ये। आकार इसका त्रिभुजाकार है, आप मैप के अनुसार देख लेंगे तो ऊपर से नीचे त्रिभुज जैसा बनता है। क्षेत्रफल करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर या मतलब 10 लाख वर्ग किलोमीटर, जो भी मानना चाहें, अनुमानतः है, ठीक है। उसके बाद में 1853 में 54 में अलेक्जेंडर कनिंगम सर्वप्रथम हड़प्पाई मोहरों को देखा था उन्होंने, ठीक है। उसके बाद में मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता राखलदास बनर्जी, ये सब दोबारा से आएंगी सारी चीजें। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे, मोंटमोगरी जिला है, पंजाब प्रांत पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे, लरकाना जिला है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को मिस्टर पिगट ने, स्टुअर्ट पिगट नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने बोला था कि ये दोनों जो शहर हैं ये प्राचीन जो सभ्यता थी उसकी संयुक्त राजधानी है, ऐसा उन्होंने बोला था, ठीक है। ये सवाल है एक तरीके से कि इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की 2 जुड़वा राजधानियां कौन सी हैं? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ठीक है। ठीक, IBC का नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने दिया।
सिंधु घाटी के किनारे डेवलप हुई। उसके अलावा घग्गर, हागरा या सरस्वती सरस्वती नदी के किनारे भी डेवलप हुई है, तो इसके नाम से भी इसको सभ्यता का नाम दे दिया जाता है। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी और मेसोपोटामिया और अन्य सभ्यताओं से इसका व्यापार होता था। कांस्य यानी तांबा प्लस टिन, ठीक है, ये तांबे से थोड़ा अधिक मजबूत होता है। ओके, तो अब हम शुरू कर रहे हैं। ये ओवरव्यू तो मैंने वैसे ही समझा दिया। प्रमुख जो शहर अब तक जो मिले हैं उनको देखेंगे। एक तो देखेंगे हम केंद्रीय नगर के रूप में 5 या 6 प्रमुख शहर हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा, ठीक है। उसके बाद खोजा गया था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे बड़ा शहर है अभी तक का, ठीक है। उसके बाद में भारत के क्षेत्र में एक है धोलावीरा, एक है लोथल, एक है राखीगढ़ी और एक है कालीबंगा। 6 नाम तो आपको याद होने चाहिए। इसके सबसे इंपॉर्टेंट 6 सिटी हैं। दोबारा से आप बोल लीजिए मेरे साथ में। पहली हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो, गुजरात में लोथल और धोलावीरा, राजस्थान में कालीबंगा और हरियाणा में राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ी साइट कौन सी है? राखीगढ़ी। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो केंद्रीय नगर ये लिखे हुए हैं। तटीय नगर, तटीय नगर यानी जो समुद्र के किनारे बसे हुए थे जहां से व्यापार किया जाता होगा, तो लोथल, सुतका गंडोर और धोलावीरा। एक्चुअली में धोलावीरा प्रॉपर तटीय नगर नहीं था, नदी के सारे जुड़ा हुआ है। ये गुजरात में जो कच्छ वाला इलाका है, अभी मैप में देखते हैं तब मिल जाएगा। ओके, अन्य नगर और कस्बे नाम सुन लीजिए, मैप में आपको एक एक करके समझाऊंगा। चनूदड़ो पाकिस्तान में सिंध में, मेहरगढ़ पाकिस्तान में बलूचिस्तान में, कोटजीती पाकिस्तान में सिंध में, आमरी पाकिस्तान में सिंध में, गंवेरीवाला पाकिस्तान पंजाब में, बनावली ये किसमें? हरियाणा में, राखीगढ़ी हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में, कालीबंगा, बरौर और करणपुरा राजस्थान में, आलमगीरपुर यूपी में, सुरकोतड़ा, धोलावीरा, रंगपुर, लोथल, पाटन ये गुजरात में, ठीक है। सबसे पहला की पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है इस मैप में, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम वाले आपको नाम याद होने चाहिए, ठीक है। देखो, उत्तर वाले में थोड़ा सा क्या कंफ्यूजन रहता है। हमारे कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है मांडा, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही समकालीन है, तो मांडा को भी हड़प्पा सभ्यता का माना जाता है। तो उत्तर में मांडा को माना जाता है, लेकिन अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है सुरतगोई, ठीक है। वो भी सिंधु घाटी सभ्यता का जो शुरुआती समय रहा होगा। देखो, अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊं यहाँ पे, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता है वो भी एकदम से तो डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। शुरुआत में कम डेवलप हुई होगी, फिर मैच्योर अवस्था में आई होगी और फिर डिक्लाइन वाली अवस्था में आई होगी। कितनी साल की बात कर रहा हूं मैं? 2500 से लेके 1500 अगर मान लो तो 1000 साल। 1000 साल कितना होता है? बहुत बड़ा टाइम होता है। तो बीच में कई टाइम ऐसा रहा होगा जिस समय वो प्योर मैच्योर रही होगी, उससे पहले कम विकसित रही होगी। 100-200 साल उन्होंने धीरे धीरे डेवलप होना शुरू किया होगा। लास्ट में उसका 100-200 साल में, एक दिन में तो कोई चीज खत्म होती नहीं है, 100-200 साल में वो खत्म हुए होंगे। एक दिन में कोई चीज खत्म नहीं होती, ना एक दिन में कोई चीज बनती है, ठीक है। तो ऐसे जैसे अभी इसके जब अंत में आएगा कि किस तरीके से डिक्लाइन हुई, तो सबसे जो कारगर जो सिद्धांत निकल के आता है वो जलवायु परिवर्तन, क्योंकि 100-200 सालों में ही चीजें खत्म होती हैं, एक दिन में कोई चीज खत्म नहीं हो सकती। ओके, तो अगर ऑप्शन में आता है सुरतगोई उत्तर का, तो सुरतगोई को लगा देना है, बाकी मंडा आपको याद रखना है। तो एक बार मेरे साथ में बोलिए, सबसे ऊपर है मंडा, सबसे नीचे है दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ पे? महाराष्ट्र में। यूपी में आलमगीर पूरब में है और इधर की साइड में सुतका गंडोर जो है वो पश्चिम में, ठीक है। ये 4 जो है वो उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम वाले याद रहने चाहिए। मंडा नीचे की साइड में, दाइमाबाद पूरब का, आलमगीर और पश्चिम का। हाँ, तो अभी दोबारा से बोलिए मेरे सामने। उत्तर का, दक्षिण का, पूरब का और पश्चिम का सुतका गंडोर। ये तो 4 हो गए इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट्स की। हड़प्पा पे आप जूम इन कर लीजिए। सबसे पहला हुआ हड़प्पा, ओके, जो सबसे पहला खोजा गया था, ठीक है। किसके द्वारा खोजा गया था? दयाराम साहनी के द्वारा। उसके बाद में हड़प्पा किस नदी के किनारे आपको दिख रहा होगा मैप में? रावी नदी के किनारे। रावी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी। दूसरा इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के कौन से तट पे है? सिंधु नदी के बाएं तट पे, दाएं तट पे। नदी जिस दिशा में से जा रही है ना, उसके हिसाब से लगाया जाएगा। आप इधर से देखोगे तो सिंधु के बाएं पे लगेगा, लेकिन नदी ऊपर से नीचे की साइड में आ रही है ना, तो उसका जो है वो दाएं तट है। सिंधु नदी के दाएं तट पे जो है वो कौन सा बसा हुआ है? मोहनजोदड़ो बसा हुआ है। सबसे बड़ा स्थल है ये, इसलिए इसके बारे में सबसे ज्यादा बातें होंगी। एक वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा,
एंड नीचे की साइड में आप देखेंगे चनूदड़ो और आमरी दो जगह हैं, ये भी आपको दिख रही होंगी। एक मूवी आई थी 2016 में, नाम उसका मोहनजोदड़ो ही करके था, ऋतिक रोशन की मूवी थी, आशुतोष गोवार करके निर्देशन में बनाई गई थी। वो इसी जो मोहनजोदड़ो सिटी है इसी के ऊपर बनाई गई थी। तो उन्होंने उसमें जो टाइम फ्रेम यूज किया था वो 2016 बीसी यूज किया था। वैसे मूवी आई थी 2016 एडी में, तो उन्होंने टाइम फ्रेम यूज किया था 2016 बीसी में। उसमें जो कहानी चलती है उस कहानी से भी एक दो चीजें आप समझ सकते हो। उसमें जो ऋतिक रोशन होता है वो आमरी गांव का होता है, और आमरी जो है वो पूर्ण विकसित शहर नहीं है। वो आमरी से अपनी फसल लेके जाता है मोहनजोदड़ो में, पहली बार वो मोहनजोदड़ो को देखता है और बहुत बड़ा डेवलप शहर देखता है। बाकी उस मूवी में बहुत सारी चीज़ें जो है वो तथ्यों के आधार पे नहीं है, लेकिन जो उसमें रिप्रेजेंटेशन किया गया है वो मैं आपको ट्रेलर दिखा दूंगा, तो उसके आधार पे पता चल जाएगा कि कितने अच्छे तरीके से। तो आमरी गांव और मोहनजोदड़ो दो जगह का यूज किया। तो आमरी जो है वो कम विकसित शहर था, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ना अन्य नगर एवं कस्बे, जो छोटे छोटे लिखे हैं ना उनके लिए मैंने यूज किया नगर एवं कस्बे। बड़े शहर नहीं है वो, छोटे हैं, ठीक है। आमरी, चनूदड़ो या कोट दीजिए, ये सब जो है वो छोटे हैं। देन हम बात करते हैं पाकिस्तान में एक मेहरगढ़, ये ओल्डेस्ट साइट है। अगर हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई है और उसकी शुरुआती चरण की हम बात करते हैं तो मेहरगढ़ को सबसे ओल्डेस्ट साइट माना जाता है हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है। अपने राजस्थान में आए तो राजस्थान में कौन सा इंपॉर्टेंट स्थल है? कालीबंगा। उसके अलावा करणपुरा भी है, ठीक है, बट कालीबंगा याद रख लेना, काम चल जाएगा। ओके, देन अपना गुजरात में चलते हैं। गुजरात में आपको ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है ना, ऊपर वाला जो प्रायद्वीप जैसा दिख रहा है, इसे बोलते हैं खंबात और कच्छ, ठीक है, कच्छ वाला क्षेत्र। और नीचे वाला जो क्षेत्र है उसे बोला जाता है खंबात, ठीक है। कच्छ और नीचे का जो है सौराष्ट्र वाला हिस्सा बोल सकते हो। ओके, तो कच्छ में धोलावीरा नाम की एक जगह है, ठीक है, कच्छ के बीचों बीच में। यहाँ पे पूरा का पूरा एक तरीके से समुद्र जैसा है, पानी खारा पानी है और पूरा का पूरा समुद्र जैसा है, और उसके बीच में एक छोटा सा टापू बना हुआ है, उस पे धौलावीरा है, ठीक है। नीचे की साइड में लोथल, ठीक है, और बीच में है रंगपुर। तो गुजरात के तीन हुए, धौलावीरा, रंगपुर और लोथल, ये तीन हुए। लोथल जो है वो यहाँ पे डॉकयार्ड मिला है, गोदीवाड़ा जैसे बोल सकते हो या बंदरगाह जैसे बोल सकते हो। ये लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे पे, भोगवा नदी से सीधा पानी समुद्र, जो नाव का जहाज जहाज जो होता है वो सीधा समुद्र में, और समुद्र के द्वारा मेसोपोटामिया और मिस्र से व्यापार करने के लिए वो जाते थे, ठीक है। तो लोथल, रंगपुर और धौलावीरा, तीन तो ये हुए। कालीबंगा अपने राजस्थान का हो गया। राखीगढ़ी, बनावली ये हरियाणा का हो गए। उससे ऊपर देखेंगे तो रोपड़ पंजाब का हो गया। मांडा कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर का हो गया। आलमगीरपुर हो गया यूपी का, और दाइमाबाद हो गया महाराष्ट्र का, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। सनौली जो है वो बागपत यूपी में है, ये ब्रॉन्ज एज का मिला हुआ है। तो अब इन प्रमुख स्थलों पे मिले हुए साक्ष्यों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप आइए, नेक्स्ट मैं पेज बता देता हूँ आपको। पेज नंबर आप जो है वो 7 पे आइए, पेज नंबर 7 पे आ जाइए, ठीक है। थोड़ा सा जूम इन कर लीजिए और मैं शुरू कर रहा हूँ 1 नंबर की जो जगह है वहां से मुझे बताते चलिए इन लोकेशंस की क्या नाम है, ठीक है। देखा आपको पेज नंबर 7 पे, यहाँ पे मैंने नंबरिंग की हुई है, ठीक है। तो बताइए पहले नंबर की जो जगह है वो उसका नाम क्या है? हड़प्पा, ठीक है। दूसरे नंबर की जो जगह है उसका नाम क्या है? मोहन जोदड़ो, ठीक है। उसके बाद में मैं तीसरे नंबर पे आता हूँ, और तीसरा नंबर जो है वो अपना राखीगढ़ी, ठीक है, राखीगढ़ी। चौथा नंबर कालीबंगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर किधर है? गुजरात में आइए, हाँ, कौन सा है ये फिफ्थ नंबर पे? धौलावीरा। सिक्स नंबर पे लोथल। ये तो हो गए 6 बड़े बड़े शहर हो गए, ओके, सबसे बड़े 6 शहर हो गए। देन अब बात करते हैं अफगानिस्तान साइड से आइए आप, अब ऊपर उतरते आएंगे नीचे। अफगानिस्तान में 7वां नंबर डाला हुआ है, उसका नाम क्या है? सुरतगोई, ठीक है। देन 8वां नंबर पे जो लोकेशन है वो मेहरगढ़, बलूचिस्तान में ओल्डेस्ट साइट है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक राज्य है, तो पाकिस्तान में 4 राज्य हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जिसे ख्वाबर का प्रांत भी बोलते हैं, ठीक है। 9वें नंबर का बताइए। सुत का गंडोर,
ये समुद्र के किनारे पे टाइम पे जो ग्वादर बंदरगाह बना हुआ है वो इसी जगह के पास में, सुतका गंडोर के पास में, ठीक है। ये भी बलूचिस्तान में ही है, चीन की मदद से पाकिस्तान के द्वारा बनाया जा रहा है ये, ठीक है। चाबार बंदरगाह जो है वो ईरान में, वो भारत की मदद से बनाया गया, ठीक है। ये 9वें नंबर पे कौन सा हुआ? सुतका गंडोर। 10वें नंबर और 11वें नंबर पे बता दीजिए, दोनों को एक साथ में बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आमरी और पोर्ट दीजिए, हाँ, आमरी और चनूद्रो, दो दो नाम बता दीजिए, ठीक है, आमरी और चनूद्रो, ठीक है। ये हो गए। उसके बाद में आप 11 हो गए, उसके बाद में 12 नंबर ऊपर से शुरू कीजिए, मांडा, ठीक है। 13 नंबर पंजाब में है, रोपड़। 14 नंबर हरियाणा में है, बनावली। 15 नंबर यूपी में है, आलमगीरपुर। 16 नंबर गुजरात में है, रंगपुर, दोनों के बीच में है, लोथल और धौलावीरा के बीच में। और 17 नंबर दाइमाबाद, ठीक है। इस 16-17 जो लोकेशन है, इनमें 6 सबसे पहली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अगर आप देखना चाहें तो 6 नंबर पेज पे मैंने गूगल मैप के थ्रू भी ये लोकेशन दिखाई है, ये आप खुद से भी देख लेना, मैंने समझा तो दिया ही, ठीक है। अब इन शहरों की प्रमुख विशेषताएं आप देख लीजिए। इनमें उत्खनन हुआ, ठीक है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहाँ पे खोज शुरू की। यहाँ पे जो प्रमुख पदार्थ मिले उनके आधार पे जो हिस्टोरियन है उन्होंने इतिहास को लिखा है, ठीक है। तो इनमें आपको ध्यान रखना होगा, और ये जो पेज है, पेज नंबर 4, ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मैंने की पॉइंट्स लिखे हुए हैं हर स्थल के बारे में। ये की पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए किसी भी कंडीशन में। यहाँ मैं आप एक बार बता दूंगा, बार बार तो नहीं रटाऊंगा, ये खुद को रटने होंगे आपको, की पॉइंट्स जो है वो मैं आपको बता दूंगा, ओके। आपसे मेंस में कुछ भी पूछा जा सकता है, कालीबंगाल शब्द दे दिया, 2 नंबर पे पूछ लिया, 5 नंबर पे पूछ लिया जाए, 10 नंबर पे पूछ लिया जाए, आपको ये की पॉइंट याद हुए तो आप 10 नंबर पे भी बना दोगे, क्योंकि इसमें 7-8 की पॉइंट है, इनके आधार पे पूरा बना दोगे, ठीक है। तो ये की पॉइंट आपको याद होने चाहिए। शुरुआत करते हैं हड़प्पा से, ठीक है। पहला, हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में पहली बात तो ये है कि 1856 में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन के द्वारा जो है वो कराची और लाहौर के बीच में जो स्थल को वो रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तब 1854 बोल दिया था पहले मैंने, 1856 डेट है, ओके। रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तब वहाँ की ईंटों का उपयोग उन्होंने रेल लाइन में यूज कर लिया था। उसका ऐसे यूज नहीं किया था कि कोई पुरानी सभ्यता हो सकती है। और व्यक्तियों के नाम है जॉन बर्टन एंड विलियम बर्टन, 2 भाई थे, ये रेलवे इंजीनियर्स थे, ओके। 1826 में सबसे पहले चार्ल्स मैसर्स ने इसके बारे में देख लिया था कि हड़प्पा पे कोई जगह तो है, बस इतना देख लिया, उसके बारे में कुछ ज़्यादा उन्होंने खोज नहीं की। शुरुआत होती है 1921 में जॉन मार्शल के द्वारा और दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। तो सर्वप्रथम उत्खनन आईवीसी का कहाँ पे हुआ? हड़प्पा पे हुआ। कब हुआ? किसके द्वारा किया गया? और उसके बाद में कुछ समय बाद में माधव स्वरूप वत्स ने किया। पहले फेज में जो किया दयाराम साहनी ने किया, दूसरी फेज में माधव स्वरूप वत्स ने किया। देखो कोई भी टीला जो है ना वो सिर्फ एक बार में नहीं खोजा जा सकता पूरा आधार, हर टीले के नीचे भी 3-4 परत हो सकती हैं। हो सकता है कि यहाँ पे हड़प्पा नाम की जगह पे अभी तो सिंधु घाटी सभ्यता का मिला है, इससे नीचे और गहरी खुदाई की जाए तो हो सकता है उससे पुरानी कोई सभ्यता निकल के आ जाए, ठीक है। तो हर जो टीला है उसको एक बार में पूरा जो है वो खोजा नहीं जा सकता, ठीक है। यहाँ पे 2 टीले मिले हैं, और 2 टीले यहाँ पूरी इस सिंधु घाटी सभ्यता की खास बात है। यहाँ पे एक ऊंचा टीला होता है और एक नीचा टीला होता है। इतिहासकारों ने ऊंचे टीले में जो चीजें मिली हैं उनके आधार पे अनुमान लगाया कि ये ऊंचा टीला जो है वो शासक वर्ग का हो सकता है या राजवंश का, या अभी ये फिक्स नहीं किया है कि राजनीतिक किस तरीके से। राजनीति में माना जाता है कि वहां पे पुरोहितों का शासन रहा होगा, कुछ लोग मानते हैं कि व्यापारियों का शासन रहा होगा, कुछ लोग सोच लेते हैं कि राजा भी रहे होंगे, लेकिन राजा होने के कोई स्पेशल प्रमाण नहीं मिले, ठीक है। बट ये माना जाता है कि अमीर लोगों का ऊंचा टीला रहा होगा और निम्न टीला जो रहा होगा वो गरीब लोगों का रहा होगा या सामान्य लोग जो श्रमिक वर्ग था उसका रहा होगा। तो हड़प्पा में 2 टीले मिले, मोहनजोदड़ो में 2 टीले मिले। तो इसकी सबसे खास बात ये रही पूरी इस सभ्यता की कि यहाँ पे ज्यादातर शहर 2 टीलों में बने हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा धोलावीरा में 3 टीले मिले हैं, तो वो 3 टीले वाला जो है वो धोलावीरा स्पेशल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ताबूतों के सवादान के साक्ष्य मिले हैं, ताबूतों के अंदर सबको डाल करके और ऊपर से ढक दिया गया, इस टाइप के यहाँ पे जो है वो साक्ष्य मिले हैं, ओके। शंख का बना हुआ बैल मिला है, पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। यहाँ पे मजदूरों का आवास जो था वो निचला
शहर था। कागज के साक्ष्य मिले और अन्नागार मिले। अन्नागार जो है वो ज़्यादातर साइट्स पे मिले हैं। अन्नागार यानी अन्न का भंडारण करने के लिए, जो आजकल गांव में भी होती हैं, कोठियां बनाई जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, कालीबंगा में, राखीगढ़ी में, इन सब जगह पे अन्नागार मिले हैं, ठीक है। ये खास बात है। तो ये की पॉइंट आपको जो है वो हड़प्पा के ध्यान रखने हैं, जो मैंने आपको बता दिए। एक तो सबसे पहली बार कब इसकी उत्खनन शुरू हुआ है, 1921 में, किसके द्वारा किया गया है वो आपको पता होना चाहिए, और क्या क्या चीजें मिली हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। हड़प्पा में अगर आपसे 5 नंबर में पूछ लिया जाए तो इन की पॉइंट्स को आप लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट आता है मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी मुझे एक छोटी सी वीडियो भी आपको दिखानी होगी, तो उस वीडियो को हम देख लेंगे। देखो, खोज किसने की? राखलदास बनर्जी 1922 में। 21 के बाद में एक साल 1922 में आर डी बनर्जी, ठीक है। यहाँ पे सबसे खास बात, यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला, ठीक है। स्नानागार बहुत बड़ा मिला। उसके बाद में मातृ देवी की मूर्ति मिली, एक मूर्ति मिली जो लेडीज की है, तो माना है मैं मातृ देवी की मूर्ति है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक नाम है मृतकों का टीला, ठीक है। मतलब मोहनजोदड़ो का मतलब ही है मृतकों का टीला। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, राजा के मुद्रांक मिले, और घरों में कुएं मिले, समकोण पर सड़कें मिली, 3 मुख वाले पुरुष की ध्यान मुद्रा वाली मूर्ति मिली, और वृषभ मुद्रा मिला। तो ये तो की पॉइंट्स हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर में जब ये सामाजिक जीवन देखेंगे तब इन सब चीज़ों को इमेजेज में हम देख लेंगे, ठीक है। लेकिन अब की पॉइंट्स में जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है उन्हें और देख लेते हैं अगले वाली के लिए, ताकि आगे याद हो जाएंगी। कालीबंगा की आपको ध्यान रखनी है कि इसके बारे में जो खोज जो की थी वो तो अमलानंद घोष ने की थी, लेकिन इसका उत्खनन जो किया था बीबी लाल और बीके थापर ने किया था। तो मोस्टली जो पूछा जाता है उत्खनन का पूछा जाता है, तो कालीबंगा का उत्खनन बीबी लाल और बीके थापर ने किया था। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां, ठीक है। यहाँ पे 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, सड़कें ग्रिड पद्धति पे बनी है, शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले हैं। शल्य चिकित्सा का अवशेष मतलब एक खोपड़ी मिली है जिसमें जो है वो छेद हैं अलग अलग तरीके से, शल्य चिकित्सा के। जुते हुए खेच के साथ से मिले हैं, युगल समाधान मिला है, और भूकंप के साथ से मिले हैं। ये किसके रिगार्डिंग हो गया? कालीबंगा के रिगार्डिंग। लोथल के रिगार्डिंग बात करें, लोथल कौन से राज्य में? गुजरात में। खोज किसके द्वारा की गई है? SR राव के द्वारा की गई है। गोदीवाड़ा मिला है यहाँ पे, खिलौना नाव मिला है, नाव का पता चल रहा है, ठीक है। फारस की मुद्रा मिली है, पता चल रहा है कि व्यापार होता था। युगल समाधान मिला है, यानी 2 जोड़े जो है वो जोड़े का साथ में एक साथ में समाधान किया गया है, तो वो कहाँ पे मिला है? लोथल में किया है। धोलावीरा शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन बोर्ड मिला है, नगर के 3 भाग थे, विशाल जलाशय मिला है। ये किसके रिगार्डिंग है? धोलावीरा। आलमगीरपुर की रोटी बेलने की चौकी मिली है। रोपड़ की मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले। चनोदड़ो लिपस्टिक मिला है, और मन के कारखाने मिले। इसको दोबारा रिवाइज करेंगे थोड़ी देर बाद में, पहले मैं जल्दी पढ़ा देता हूँ। बनावली टेराकोटा निर्मित हल मिले, ठीक है। ये तो हो गए की पॉइंट जो मैंने आपको इन स्थलों पे मिले हैं, ठीक है। अब हम यहाँ की सामाजिक और वो सब वो समझते हैं, लेकिन उससे पहले हड़प्पा सभ्यता का समयानुक्रम देख लीजिए पेज नंबर 5 में, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, समयानुक्रम का मतलब होता है कि कोई भी सभ्यता एक साथ में डेवलप होगी नहीं। शुरुआत में उसका एक तरीके से इनिशियल स्टेज होगी जिसे हम आद्य बोलेंगे, उसके बाद में मैच्योर होगा, और उसके बाद में उसका डिक्लाइन वाला एज होगा। तो प्री हड़प्पा फेज जो है वो 3200 से 2550 के आसपास मानी जाती है। उसके बाद मैच्योर। ये सिटियों के नाम है, आप थोड़ा सा ध्यान कर लेना, रिवाइज करना चाहें तो कर लेना, बाकी सवाल नहीं आएगा इसमें से, बस एक ओवरव्यू देने के लिए। इसके अलावा मैंने पेज नंबर 7 पे जहाँ पे कालानुक्रम वाली बात भी लिखी हुई है, मैंने तो आपको बता दिया 2500 से लेके 1750 याद रख लेना। बाकी अलग अलग लोगों ने, जॉन मार्शल ने क्या बोला है, DP अग्रवाल ने क्या बोला है, NCERT ने क्या बोला है, कार्बन विधि क्या बोलती है, ये एक्स्ट्रा यहाँ पे डाले हुए हैं, तो ये भी आप देख लेना, ठीक है। अब हमें पढ़ना है यहाँ का। सबसे पहले आप पेज नंबर 8 पे आ जाइए। शुरुआत हम करेंगे राजनीतिक संरचना से इस पूरी सभ्यता की, उसके बाद सामाजिक संरचना, उसके बाद आर्थिक संरचना, इनसे करेंगे, ओके। तो राजनीतिक संरचना के रिगार्डिंग बात करते हैं। ये राजनीतिक संरचना देखने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो वो वीडियो के थ्रू आप जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है उसके बारे में थोड़ा सा एक इमेज क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। मैं ये आप वीडियो देखिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसमें आपको सबसे पहले ऊंचा टीला दिख रहा होगा, एक ऊंचा सा टीला। ये कुषाण समय में बुद्धिस्ट टीला बनाया गया था यहाँ पे, ठीक है। कुषाण काल में बनाया गया, जिसका इस सभ्यता से कोई संबंध नहीं है, बाद में बनाया गया था।
इसके पास में जो आप देख रहे हो, जस्ट अभी जो देख रहे हो, ये है ऊंचा टीला इसका, और थोड़ा सा दूर जा रहे हैं तो उसका नीचा टीला आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अभी ये ड्रोन शॉट लिया गया है पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में है, और जिले का नाम क्या है, मोंटगोमरी। ठीक है, तो ये आप इमेज जो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये मैंने यूट्यूब से ली है। इसमें आप देख लीजिए, ये जो है वो बौद्ध स्तूप है, साइड में आप देख रहे हैं ये ऊंचा टीला है, एंड देन थोड़ा सा दूर जाएंगे तो आपको नीचा टीला इसमें दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है एक ओवरव्यू आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो मोहनजोदड़ो शहर दिखता था। ओके, तो अभी आपने एक वीडियो देख ली, तो राजनीतिक संरचना से हम देखते हैं। पहली बात तो क्लियर नहीं है कुछ भी चीज़, तो दो अलग अलग थ्योरी हैं। थ्योरी वन कहती है कि यहाँ पे जो है वो पुरोहितों का शासन था। पुरोहितों का शासन किस तरीके से, एक व्यक्ति की जो है वो इमेज मिली है, और उस व्यक्ति की इमेज को मैं आपको दिखाऊंगा। पेज नंबर 9 पे आइए। पेज नंबर 9 पे क्लॉथ्स वाला जो सेक्शन है उसमें आपको एक इमेज दिख रही होगी। ठीक है, ये माना जा रहा है कि ये पुरोहित वर्ग का व्यक्ति था, प्रीस्ट था, ये पूजा कराने वाला व्यक्ति था, और इसी तरीके से वहां पे या तो पुजारी अधिक रहे होंगे, तो ऊंचे टीले पे पुजारियों का शासन रहा होगा, और उन्हीं के द्वारा जो है पूरे शहर को संचालित किया जाता होगा। पहली थ्योरी तो हो गई। ठीक है, इसके और दूसरे प्रमाण क्या है कि जो वहां पे जो बृहद स्नानागार मिला है, ठीक है, और बृहद स्नानागार देखने के लिए आपको आना पड़ेगा, पेज नंबर 12 पे आइए। बृहद स्नानागार जो मिला है, उस बृहद स्नानागार के पास में वहां पे उन्हें कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिनमें ऐसा लगता है कि वहां पे अग्नि के कुंड में यज्ञ कराए जाते होंगे। तो वो किसके द्वारा किए जाते होंगे, पुरोहितों के द्वारा किए जाते होंगे। और माना है उन्होंने कि ये जो बृहद स्नानागार है, ये कर्म कांड करने के लिए यूज में लिया जाता होगा। तो इन दो थ्योरीज के, दो सिद्धांतों के आधार पर ज्यादातर लोग बोलते हैं कि वहां पे पुरोहितों का शासन रहा होगा। ठीक है, एक तो होगा पुरोहितों का शासन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं थियोक्रेसी, जिसे हम धर्मतंत्र के नाम से भी जानते हैं। और इसके समर्थक कौन है, स्टुअर्ट पिगट करके एक ब्रिटिश व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत का इतिहास लिखवाया था। ओके, थ्योरी सेकंड कहती है कि ये कुलीन तंत्र, यानी ऊंचे लोगों का, और जिनमें व्यापारी अधिक थे, तो व्यापारियों का यहाँ पे शासन था। ठीक है, सेकंड थ्योरी कहती है यहाँ पे किसका था, व्यापारियों का शासन था, गिल्ड ऑफ मर्चेंट्स का यहाँ पे शासन था। तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बाकी दो थ्योरीज हैं कि किसका शासन था, कौन कंट्रोल करता। कंट्रोल तो निश्चित करता होगा कोई ना कोई, बिना कंट्रोल की चीजें नहीं चल सकती, सभ्यता तो चल ही नहीं सकती बिना कंट्रोल के। अगर कंट्रोल ही नहीं है तो फिर तो वो एक तरीके से जंगल राज हो जाता है, अनार्की हो जाती है। ओके, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। राजनीतिक संरचना में दो थ्योरी, एक थ्योरी क्या कह रही है, पुरोहित वर्ग का शासन, दूसरी थ्योरी क्या कह रही है, व्यापारियों का शासन। बस इतना पॉइंट याद रखना है। अब बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में पेज नंबर 8 पे देख लीजिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जीवन स्तर में उनकी फूड हैबिट देखने वाले हैं, उनके मनोरंजन के साधन, ऑर्नामेंट्स और क्लोथ्स क्या पहनते थे वो देखेंगे। देन वो हथियार क्या यूज करते थे, लिपि कौन सी थी, उनका धर्म कौन सा था, दाह संस्कार की क्या विधि थी, और समाज की प्रकृति क्या थी, ये थी। ठीक है, ये देखेंगे। कोई भी सभ्यता जो होती है उसके बारे में सबसे अधिक जानकारी जो मिलती है ना, वो दाह संस्कार की विधियों से मिलती है, अब तक की जो खोज हुई है उनमें से। अब जैसे मैंने सनौली नाम लिया मैंने आपको थोड़ी देर पहले, बागपत में जो मिली है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अभी तक 7 या 8 जो है वो ये बरियल्स मिली हैं ओनली, जहाँ पे लोगों को दफनाया गया है। उनके आधार पे ही पूरी सभ्यता के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया, क्योंकि उन बरियल्स के साथ में उनकी जो, जहाँ पे उन्हें दफनाया गया है उनके साथ में उनके इंपॉर्टेंट साधन रखे गए हैं। तो उनसे अनुमान लगा लिया कि ये राजा हो सकता है, ये गरीब व्यक्ति हो सकता है, ये महिला हो सकती है, इस तरीके के सामान रखे गए, तो वहां अनुमान लगा लिया गया। ओके, तो सामाजिक जीवन का एक ओवरव्यू अगर देखें हम, तो यहाँ पे विभिन्न वर्ग थे समाज के अंतर्गत, विद्वान वर्ग थे, योद्धा वर्ग थे, व्यापारी, शिल्पकार, किसान, श्रमिक, ये सब रहे होंगे, ऐसा माना गया है इस सभ्यता के अंदर। आभूषण यहाँ सभी लोग जो है वो पहनते थे, पुरुष भी और महिलाएं भी। ठीक है, तो पुरुषों के लिए तो कपड़े दो तरीके के थे, ऊपर का हिस्सा अधो वस्त्र, ठीक है, और नीचे वाले हिस्से पे वस्त्र। अब ये आपको इमेज दिख रही होगी, इस तरीके के जो निचले वस्त्र और ऊपर वाले वस्त्र, इनकी इमेज जो है वो डिजाइन कर ली गई है, और वो एक मूर्ति के आधार पर डिजाइन कर ली गई है। ठीक है, दूसरा कॉस्मेटिक यानी सौंदर्य प्रसाधन, महिलाएं लिपस्टिक का यूज करती हैं,
हाथी दांत कंघे का यूज करती हैं, दर्पण का यूज कर रही हैं, ड्रेसिंग टेबल का यूज कर रही हैं। ठीक है, अब ये किस आधार पे, क्योंकि उन्हें मिला है ये सब चीज, ये मिरर मिला है। ठीक है, मिरर के आधार पे उन्हें देख रहे हैं। कुछ टेबल्स उस टाइप में मिली है ताकि अनुमान लगा रहे हैं कि इसमें सामान वो रखते होंगे, सौंदर्य प्रसाधन जिसे कहते हैं। ठीक है, या जिसे हम बोलते हैं ना, श्रृंगार के लिए यूज करने वाला एक बॉक्स होता है, श्रृंगार बॉक्स होता है, तो वो सब मिले हैं यहाँ पे। हेयर पिन्स मिले हैं, बालों में लगाने के हेयर पिन्स मिले हैं छोटे छोटे, तो उनके आधार पे लगाया कि बहुत सारा सौंदर्य प्रसाधन होता है। पेज नंबर 9 पे हम चल रहे हैं। ठीक है, आभूषण की अगर बात करें तो यहाँ पे सोने के, चांदी के और तांबे के आभूषण मिले हैं। ठीक है, तीनों तरीके के आभूषण मिले हैं। उसके अलावा महिलाओं की चूड़ियां, कंगन, उसके अलावा करधनी, पायल और ईयर रिंग्स यानी बाली और अंगूठी, ये सब मिली है यहाँ पे। इमेजेज में आप देख लेंगे तो गोल्ड पेंडेंट और गोल्ड चेन, और यहाँ पे ये अलग अलग मनके यहाँ पे मिले हुए हैं। और मनके वर बोर्न बाय मैन एंड वोमेन, मनके का प्रयोग जो होता था वो पुरुष और महिलाएं दोनों यूज करती थी। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक जगह बताई थी चनूद्रो, तो वहां पे मनकों का कारखाने भी मिले हैं। ठीक है, तो ये दो चीज आपको बता दी मैंने, कपड़े बता दिए, सौंदर्य प्रसाधन बता दिए और आभूषण बता दिए। ठीक है, कपड़े किस तरीके से वो आपने देख लिए। ओके, देन हम करते हैं मनोरंजन की बात। तो मनोरंजन के रूप में हमें बहुत सारे खिलौने मिले हैं इस तरीके से। ठीक है, तो खिलौने से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, ये लोग मनोरंजन करते थे। ठीक है, तो लड़के और लड़कियां दोनों खेलते थे। लड़के जो है वो मिट्टी के से खेलते थे, और लड़कियां जो है वो, जो आज के टाइम पे भी जैसे होता है ना, छोटी छोटी गुड़िया बना के खेलती हैं, उस टाइप में लड़कियां खेलती हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है यहाँ पे। ठीक है, बाकी समय के साथ चेंज होगा। उसके अलावा पासे क्या बोर्ड मिला है, तो अनुमान लगाया कि ये जुआ वगैरह भी खेलते होंगे, शतरंज वगैरह भी खेलते होंगे। देन एक इस तरीके की आप इमेज देख रहे होंगे जिसमें एक नाव में दो व्यक्ति हैं, तो वहां अनुमान लगाया कि ये जो है मछली का जो एक तरीके से शिकार वगैरह करते होंगे, उनको खाने के लिए यूज करते होंगे। और एक में बुल फाइटिंग सील मिली है, जिसमें व्यक्ति जो है वो वृषभ के साथ में, बैल के साथ में लड़ रहा है, तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि आपस में ये इनका खेल रहा होगा, पशुओं से और पक्षियों से लड़ाना उनको, और आपस में भी लड़ना उनसे, तो ये उनका खेल रहा होगा। तो ये उनके प्रमुख जो है एंटरटेनमेंट के साधन रहे होंगे। तो दोबारा से पेज नंबर 9 की शुरुआत में आइए। आभूषण दोनों के लिए प्रिय था, महिलाओं और पुरुषों के लिए। महिला पुरुष दोनों बाल बड़े रखते थे, इमेजेस से पता चला है कि उनके बाल बड़े होते थे। महिलाएं सिंदूर और लिपस्टिक का प्रयोग करती थी। भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का, मछलियों का या शिकार करके, उसके अलावा गेहूं, जौ और कपास ये सब थी। ठीक है, कपास खाने की यूज नहीं आता, गेहूं, जौ, उसके अलावा मस्टर्ड यानी तलहन वगैरह की जाती थी। फसलें गेहूं, जौ, चावल, तिल, सरसों, दालें ये सब की जाती थी। मनोरंजन एवं नृत्य से परिचित थे, और इसका पता कैसे चला है, एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, उसे पता चला है। शतरंज के समान खेल के साक्ष्य मिले हैं, यानी पासा मिला है। शिकार करना, मछलियां पकड़ना इनका मनोरंजन था। और युद्ध संबंधी हथियार मिले हैं, और माना जाता है कि ये हथियार लड़ने के लिए नहीं, खुद की आत्मरक्षा के लिए ये यूज करते होंगे। ठीक है, अब आइए पेज नंबर 11 पे, समाज की प्रकृति। ठीक है, पहली बात तो सामाजिक वर्गीकरण कैसा रहा। एक तो शासक वर्ग रहा होगा, एक व्यापारी वर्ग रहा होगा, एक मजदूर वर्ग रहा होगा, तीनों ही रहे होंगे। ठीक है, शहरी नागरिक निवास में कैसा था। शहर जो है वो ऊंचे टीले और नीचे टीले दो भागों में बटा हुआ था। निचले टीले के अंतर्गत जल निकास की व्यवस्था बहुत उत्तम थी। ठीक है, वहां पे निचले टीले में, अब मैं आपको इमेज नंबर लास्ट में ले चलता हूँ, एक्चुअली में वो इमेज दिखाना बहुत जरूरी है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ उसे बहुत देर से। पेज नंबर 17 पे आ जाइए, पेज नंबर 17 पे आ जाइए। ठीक है, मुझे शुरुआत में दिखानी चाहिए थी इमेज। इसमें आपको दो चीजें क्लियर दिख रही होंगी, एक तो ऊंचा टीला दिख रहा होगा, ठीक है, और एक नीचा टीला दिख रहा होगा। नीचे टीले में सबसे ज्यादा जनसंख्या रह रही है। ठीक है, वो सामान्य लोगों के लिए है नीचा टीला। ठीक है, ऊंचा टीला या तो पुरोहित वर्ग रह रहा होगा या शासक वर्ग रह रहा होगा। ऊंचे टीले में हमें जो खास बात मिली है, उन तीन चीजों का ध्यान रखना। ऊंचे टीले में एक तो हमें वृहद स्नानागार मिले हैं सब जगह। ठीक है, वृहद स्नानागार मिले हैं। ऊंचे टीले को दुर्ग बने हुए हैं। ठीक है, ऊंचा टीला बहुत बड़े दुर्गों से कंट्रोल में रहा था। ऊंचे टीले के अंतर्गत हमें अन्नागार मिले। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे टीले की। नीचे टीले वाले में जो है वो अधिकतम पॉपुलेशन जो रह रही है, हाईएस्ट पॉपुलेशन किस में रहेगी, नीचे वाले टीले में, जिसमें श्रमिक वर्ग और बाकी सब वर्ग इसी के अंतर्गत आ जाएंगे।
अब इसकी खास बात इमेज से आप देख पा रहे होंगे कि सड़कों का एक बहुत सुव्यवस्थित जाल बिछा हुआ है। सड़कें समतल पे समकोण पे काटती हुई बनी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक पूरा जाल जैसा बन गया है। तो ग्रिड पद्धति पे आधारित सड़कें थी यहाँ पे, ठीक है। सब घर जो थे यहाँ पे मोस्टली पक्की ईंटों के थे और 2 मंजिला भी घर थे यहाँ पे। इन सभी घरों के अंतर्गत हर रूम के साथ में अटैच बाथरूम की व्यवस्था मिली है। अब ये कितना डेवलप रहा होगा उस हिसाब से सोच लीजिए। अटैच बाथरूम है, उस बाथरूम से निकालने के लिए पक्की मिट्टी के द्वारा टेराकोटा होता है। टेराकोटा शब्द सुना है ना? टेराकोटा का मतलब होता है ईंट को पका देना, उसे टेराकोटा बोलते हैं। तो एक नाली निकल के जा रही है, ये नाली बड़ी नाली में मिल रही है और बड़ी नाली और उससे बड़ी नाली में मिल रही है। पूरे शहर का हर गांव का पानी जो है वो निकल के पूरा का पूरा बाहर नदी तक पहुंच रहा है। ये जल निकासी की व्यवस्था थी। इसी तरीके के मतलब अभी कुछ समय पहले आईएएस में एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता से बाढ़ नियंत्रण में क्या सीखना चाहिए। ये सवाल था, ये जब चेन्नई में बाढ़ आई थी तब उससे रिलेटेड करके पूछा गया था कि अभी चेन्नई में बाढ़ आई है तो हम सिंधु घाटी सभ्यता से क्या सीख सकते हैं ताकि जो है वो बाढ़ नहीं आए। इस तरीके से अगर इस तरीके की सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था हो जाएगी तो बाढ़ कैसे आ जाएगी। पानी जो है वो हर घर से एक बड़ी पाइपलाइन में जा रहा है और वो बड़ी पाइपलाइन जो है वो बाकी बड़ी पाइपलाइन में पानी छोड़ रही है। तो पूरा का पूरा पानी स्टोर वहां जमने की बजाय सीधा सीधा बाहर निकल रहा है। तो जल निकासी की जो व्यवस्था है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज आगे ध्यान देना। तो और उसके अलावा घर जो है वो सब पक्की ईंटों के ही हैं, 2 मंजिला घर हैं ज्यादातर। और उन घरों के जो गेट हैं वो मेन दरवाजे पे खुलने की बजाय पीछे वाले दरवाजे पे खुलते हैं। ये इस शहर की सबसे खास बात है। और ये ज्यादातर अनुमान जो हम लगा रहे हैं वो मोहनजोदड़ो के आधार पे ही लगा रहे हैं क्योंकि वहां का उत्खनन सबसे अच्छे तरीके से हुआ है। ओके, ये इमेज देख लिया। ये तो है इमेज, पहली इमेज जो देखी वो कंप्यूटर डिजाइन है। दूसरी इमेज जो है वो ओरिजिनल इमेज है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, उसमें यही इमेज देखी होगी आपने। ओके, और नीचे की साइड में तीसरी इमेज देख रहे होंगे वो किसका है? स्नानागार, बृहद स्नानागार जो मिला है मोहनजोदड़ो में, उसका इमेज है। ओके, तो ये इमेज आपने देख ली। चलो अब दोबारा से हम आ जाते हैं। अब शायद दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से वहाँ पे शहर थे। ओके, फिर आ जाते हैं हम पेज नंबर 11 पे आ जाइए। और हमारी बात चल रही थी शहरी नागरिक निवास किस तरीके से था, ठीक है। मैंने बताया था कि दुर्ग थे और वहाँ पे निचला शहर था, यानी सिटाडेल यानी ऊंचा शहर, और नीचे की साइड में लोअर टाउन, दो थे। जल निकास व्यवस्था बहुत उत्तम थी, ठीक है। वेल प्लान्ड रोड थे, रोड बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किए गए थे और हाउस भी अच्छे तरीके से डिजाइन किए गए। सुव्यवस्थित सड़कें एवं पक्के घर थे और हर घर, सबसे एक इम्पोर्टेंट और खास बात, हर घर के साथ में एक कुआं भी अटैच था। ज्यादातर लोगों के साथ में, हो सकता है हर हर व्यक्ति के पास में नहीं था, लेकिन ज्यादातर घरों के साथ में कुआं अटैच मिला है। ओके, अदर फैक्ट, वहाँ पे गोदाम मिले हैं अन्नागार के, उसके अलावा बंदरगाह मिले हैं और मोहरें एवं मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये हुई समाज की प्रकृति, जिसमें समाज का वर्गीकरण देख लिया, शहरी निवास देख लिया और कुछ खास बातें ये देख ली। ओके, देन हम बात करते हैं औजारों के बारे में। तो औजारों में एक तो घरों में यूज होने वाले कौन कौन से औजार थे। एक तो मृदभाण है, शंकु है, हाथी दांत हैं, और इस तरीके के आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से जो डेवलप हो सकते हैं उस तरीके के यहाँ पे मिट्टी के बर्तन हैं। देन घर में यूज होने वाली और क्या चीज़ हो सकती है, स्पिंडल, सुई, कंघे, मछली कांटा, चाकू। ये इमेज में आप देख सकते हैं कि सारी सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। सुई वाला इमेज आप देख सकते हैं, मछली कांटा आप देख सकते हैं, हाथी का जो दांत है उसके द्वारा बना हुआ कंघा आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुल्हाड़ी, हाशिया, कटार, धनुष, बाण, तावा और कासा, ये अन्य हथियार के रूप में यानी खेती वगैरह करने के रूप में यूज किए जाते थे, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपरली जो लड़ाई के लिए वेपन्स यूज हो सकते हैं, तलवार वगैरह, उनके कोई साक्ष्य नहीं मिले, ठीक है। तो ये माना गया है कि यहाँ पे जो लोग थे वो शांति प्रिय थे। तलवार के प्रॉपर साक्ष्य नहीं मिले, इसलिए माना जा रहा है यहाँ पे जो है वो लोग जो है वो युद्ध नहीं लड़ते थे और यहाँ पे शांति प्रिय लोग थे, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं हम धार्मिक जीवन के बारे में, ठीक है। धार्मिक जीवन का भी जो अवशेष मिले होंगे उनके आधार पर अनुमान लगाया जाएगा, ठीक है। तो अवशेष क्या क्या मिले हैं,
इनका सीधा सा आंसर ये है कि ये प्रकृति पूजक थे, जो चीज इन्हें दिखती थी उसकी पूजा करते थे। पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, मातृ देवी की पूजा कर रहे हैं, पीपल की पूजा हो रही है, पक्षियों की पूजा हो रही है, पशुओं की पूजा हो रही है। तो ये प्रकृति पूजक थे एक सारे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, ना तो कोई भी महल का प्रमाण मिला है और ना ही किसी मंदिर का प्रमाण मिला है। तो ये की पॉइंट है। पूछा गया काफी बार कि महलों और मंदिरों के प्रमाण मिले क्या सिंधु घाटी सभ्यता में, तो इसका सीधा आंसर है बिल्कुल भी। ना तो कोई महल, दुर्ग में और महल में अंतर होता है, ध्यान रखना। महल किसी राजा का बना हुआ बड़ा सा घर होता है, दुर्ग परकोटा होता है, चारों तरफ सुरक्षा के लिए होता है। तो दुर्ग तो है यहाँ पे, ठीक है, सिटाडेल तो है ऊपर वाले हिस्से में, लेकिन यहाँ पे कोई महल नहीं मिला है पर्टिकुलर, किसी व्यक्ति का कोई बड़ा घर हो इस तरीके से, ठीक है। और ना ही कोई मंदिर मिला है। मंदिर का अनुमान हम किस तरीके से लगाते हैं कि ये धार्मिक लोग हैं, वो उस तरीके से लगा रहे हैं, स्नानागार पे कर्मकांड किए जाते होंगे, एक मूर्ति है जिसपे लगाया जा रहा है कि ये पुजारी रहा होगा वहां का, इस तरीके का अनुमान लगाया गया है। ओके, तो मंदिर नहीं है और महल नहीं है यहाँ पे। धार्मिक स्थलों की डायरेक्टली कोई जानकारी नहीं है। क्या क्या पूजा करते थे? मातृ देवी की, पशुपति की, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, सर्प की और पक्षियों की पूजा करते थे। इमेज के आधार पर देख लीजिए, नीचे आपको इमेज दिख रही होंगी, पेज नंबर 12 पे इमेज दिख रही है आपको। पहली इमेज है, दिख रही है, पहली इमेज है ये मातृ देवी की इमेज है, ठीक है। किसकी है? मातृ देवी की। ये उर्वरता की देवी मानी गई है। ऐसा माना गया है कि ये लोग प्रकृति पूजक थे और मातृ देवी यानी उर्वरता की देवी यानी पृथ्वी की पूजा करते थे, ठीक है। पहली इमेज के आधार पर हुआ। दूसरी इमेज, ठीक है, ये एक सील मिली है, मोहर मिली है। इसमें आपको दिख रहा होगा एक व्यक्ति योगी मुद्रा में है, ध्यान योग मुद्रा में है, ठीक है। माना गया है कि ये पाशुपति, आज के टाइम पे भगवान शिव का मान सकते हो, लेकिन अभी लोग इसे ऐसा नहीं बोलते हैं, आद्य शिव बोल सकते हो इन्हें, ठीक है। लेकिन खास बात देखिए, इनके पास में आपको एक साइड में हाथी दिख रहा होगा, एक साइड में आपको चीता दिख रहा होगा, एक साइड में आपको गैंडा दिख रहा होगा और एक साइड में आपको भैंसा दिख रहा होगा। चार चीजें आपको दिख रही होंगी इसमें, ठीक है। आप ऊपर से दूसरी साइड में देखेंगे तो इसके लेफ्ट साइड में हाथी, चीता, दूसरी साइड में गैंडा और भैंसा, ये चीजें आपको दिख रही होंगी। तो चारों चीज ध्यान रखनी है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। इनमें अगर पूछ लिया जाए कि शेर का इमेज था तो नहीं था, तो चार ये इमेज इंपॉर्टेंट है। अब उसके ऊपर आपको दिख रहा होगा कुछ लिखा हुआ है, ये यहाँ की लिपि है जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। ये चित्रात्मक लिपि है, इसमें चित्रों का यूज किया गया है, भाव चित्रात्मक लिपि, जिसे बुष्टोपदन विधि भी कहा जाता है। तो ये लिपि है जिसे हम पढ़ नहीं पाए, अगर इसे हम पढ़ भी लें, समझ जाएं, तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो नॉलेज है वो पूरी चेंज हो जाएगी, बहुत सारी चीजें अलग से समझ पाएंगे। ओके, उससे अगला इमेज किसका है? तीसरे नंबर का स्नानागार का है। इससे क्या अनुमान लगाया गया है? यहाँ पे जो अवशेष मिले हैं उनके आधार पर लगाया गया कि ये जो कुंड है ये इनका पवित्र कुंड था, यहाँ पे कर्मकांड किए जाते होंगे, पाठ पूजा की जाती होगी, और उसके बाद में जैसे आज के टाइम पे भारत में होता है मंदिरों में जितने भी नदियां हैं नदियों की पूजा की जाती है, उसी तरीके से अनुमान लगाइए कर्मकांड के लिए। नेक्स्ट इमेज आप देखिए, एक ताबीज मिला है, ठीक है, दो ताबीज देख रहे हैं, इनके आधार पर अनुमान लगाए कि जादू टोना में भी विश्वास करते थे। नेक्स्ट आप देखिए, ये शिवलिंग जैसा कुछ मिला हुआ है, तो इसके आधार पे भी अनुमान लगाए कि आद्य शिव की पूजा करते हैं। एक इमेज देखिए, पीपल का पेड़ दिख रहा होगा आपको, तो ये पीपल की पूजा करते थे। देन आपको दिख रहा होगा कि एक हिरण है, एक यहाँ पे चीता है, ठीक है, और एक बीच में पेड़ है और कुछ पक्षियां हैं, इनकी पूजा करते होंगे, इस तरीके का इमेज मिला है, ठीक है। तो ये ओवरऑल कैसे थे? प्रकृति पूजक थे, ठीक है। तो दोबारा से पढ़ के बता देता हूँ। मातृ देवी उपासक थे, इसका अनुमान कैसे लगा कि स्त्री की मूर्तियां मिली मोहरों पे, नारी की आकृति मिली। उर्वरता की देवी यानी प्रकृति पूजक थे, तो यहाँ पे हड़प्पा से प्राप्त मूर्ति जिसके गर्भ में पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, तो उसके आधार पर माना गया है कि उर्वरता की देवी की पूजक थे। वृक्ष पूजा करते थे, पीपल के वृक्ष का मोहर मिली है। पशु पूजा करते थे, कुवड़ वाले बैल का अंकन किया गया है मोहरों पे। पशुपति वाला इमेज मिला है। लोथल एवं कालीबंगा में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, तो ये की पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ कहाँ पे मिले हुए हैं? लोथल और कालीबंगा में। ओके, जादू टोने में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसका आधार क्या रहा कि इनके जो समाधान किया गया है, लोगों को जब मरने के बाद में उन्हें जब दफनाया जाता था तब उनकी प्रिय वस्तुओं को उनके साथ में रख देते थे, तो अनुमान यही है कि पुनर्जन्म में विश्वास रहा होगा, तो पुनर्जन्म विश्वास करते थे। और युगल समाधान भी मिले हैं कहीं कहीं पे, और लोथल और
कालीबंगा में। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है, एक तो लोथल और कालीबंगा में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, और लोथल और कालीबंगा में ही युगल, युगल मतलब एक साथ में दो लोगों को एक साथ में दफनाया गया उस तरीके से। लिपि आप देख लीजिए, लिपि इस तरीके से आप मोहरों पे ऊपर देख रहे होंगे, वो लिपि है इनकी, मोहरों के ऊपर की साइड में जो देख रहे होंगे। तो लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक लिपि है, लेकिन वो अपनी है, अब तक उसे पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। और इन्हें नॉर्मली सेल खड़ी के आयताकार या वर्गाकार मोहरों पे लिखा गया था, ठीक है, मोहरों के ऊपर लिखा गया था, जिनमें चित्र अधिक यूज किए गए हैं। और सबसे ज्यादा जो चित्र यूज किया गया है, एक सींग वाले बैल का यूज किया गया है। ओके, वैसे जो मूवी है उसमें भी दिखाया गया है कि एक सींग वाले हिरण का उसमें यूज किया गया है, तो उसका बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, उसी के पीछे जो है उसको सपने आते रहते हैं उसमें, ठीक है। तो ये भावचित्रात्मक लिपि है। और विष्णुभेदन का मतलब होता है कि इस तरीके से पहले जाएंगे राइट, लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से चलेंगे। देखो, हम जो लिखते हैं वो कौन सी लिपि लिखते हैं, लेफ्ट से राइट लिखते हैं, उसका नाम क्या है, ब्राह्मी लिपि बोल सकते हैं उसे, ठीक है। जब लेफ्ट से राइट लिखते हैं तो उसे ब्राह्मी बोलेंगे, और राइट टू लेफ्ट लिखते हैं तो उसे खरोष्टी बोलते हैं। ये लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरीके की इनकी लिपि है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल देंगे, बुष्टोभिदन विधि, ठीक है। मोहरें मिली हैं यहाँ पे, 2000 से अधिक मोहरें मिली हैं। ये नॉर्मली टेराकोटा पे बनाई गई हैं। टेराकोटा यानी जो पत्थर होता है, मिट्टी होती है, मिट्टी मिट्टी होती है, उसे गर्म करने के बाद में जो मजबूत बन जाती है ना, उस टाइप में। तो ज़्यादातर टेराकोटा पे बनाई गई हैं, ठीक है। और ये 2x2 साइज भी फिक्स याद नहीं रखना है, कोई ज़रूरत नहीं है। सभी मोहरों पे पशुओं के चित्र अंकित हैं ज़्यादातर पे। ये ऊपर आप मोहरें देख रहे हैं ना, 6 मोहर आपको दिख रही होंगी, ठीक है। एक में मछली का आपको इमेज दिख रहा होगा, ठीक है। एक में बिरसब का आपको दिख रहा होगा, एक सींग वाला आपको दिख रहा होगा, एक में हाथी दिख रहा होगा, गैंडा दिख रहा होगा, और यहाँ पे चीता, और बीच में एक आदमी भी दिख रहा होगा, इस तरीके से इमेजेस में। ओके, पशुपति की मोहर मिली है मोहनजोदड़ो में, ठीक है। और यहाँ आकार जो रहा मोहरों का, वर्गाकार रहा, आयताकार रहा, और बेलनाकार मोहरें जो है वो कालीबंगा में मिली हैं। तो ये की पॉइंट आपको याद रखना है। लोथल से फारसी मोहरें प्राप्त हुई हैं, तो अनुमान लगाया कि व्यापार करते होंगे। दफन प्रथा, यहाँ पे 3 तरीके की दफन प्रथा रही है। दफन प्रथा यानी मृत्यु के बाद में उसे किस तरीके से दफनाया जाता है। तो एक होता है पूर्ण दफन, पूर्ण समाधान, यानी व्यक्ति को ताबूत के अंदर लेके और दफना दिया गया। देखो, उस समय जलाने का इतना ज्यादा अवशेष नहीं मिलते हैं, कुछ एक जगह मिलते हैं कि जलाया गया होगा उस तरीके से, ठीक है। तो 3 तरीके से माना गया है यहाँ पे। पूछ लिया जाए 2 नंबर में, 5 नंबर में, सिंधु घाटी सभ्यता की जो बरियल प्रैक्टिस थी उनके बारे में आप लिखिए। एक होता है पूर्ण समाधान, जिसमें व्यक्ति को सीधा का सीधा ताबूत के अंदर रख दिया जाए और ऊपर से ढक दिया जाए पूरा। दूसरा होता है आंशिक समाधान। आंशिक समाधान में क्या होता है कि आदमी को जो है वो पशुओं और जानवरों के लिए खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में उसका कुछ अवशेष बचता है, उसकी कुछ हड्डियां बचती हैं, उन हड्डियों को एक कलश के अंदर रख दिया जाता है। तो उसे हम आंशिक समाधान या कलश समाधान भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में होता है दाह संस्कार, जिसमें आदमी को जला दिया जाता है। तो यहाँ पे तीनों ही तरीके के प्रमाण मिले हुए हैं। ओके, आगे बात समझ में। और एक की पॉइंट यहाँ पे, ज्यादातर जो व्यक्तियों के दाह संस्कार या मतलब समाधान किए गए हैं, दाह संस्कार के बाद में तो उसके अवशेष मिलते नहीं है, एक्चुअली में जला दिया गया है ना, तो उसकी सिर्फ हड्डियां मिलती हैं। तो ज्यादातर जो समाधान किए गए हैं वो उनकी एक दिशा फिक्स मिली है, उत्तर से पश्चिम दिशा जो है वो उस तरीके से वहां मिली है। और यहाँ पे कोई सती प्रथा वगैरह इस तरीके का कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन युगल समाधान जरूर मिला है। युगल समाधान से हिस्टोरियन चाहें तो ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि आदमी मरा होगा तो जब साथ में औरत को भी दफना दिया गया, वो अनुमान लगाने की बात है, लेकिन डायरेक्टली कोई सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिला है। अगर हम आर्थिक व्यवस्था की बात करें आईबीसी में, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में कौन से क्षेत्र आते हैं, कृषि एवं पशुपालन आते हैं। द्वितीयक में उद्योग धंधे आते हैं, और तृतीयक में व्यापार सेवाएं इस तरीके से आती हैं। तो अगर बात करें कृषि की, तो नॉर्मली शहरी लोगों के जो लोग थे, जो मुख्य शहर थे जैसे मोहनजोदड़ो या हड़प्पा या कालीबंगा, ये लोग कृषि खेती नहीं करते थे। ये काम करते थे छोटे गांव के और कस्बों के लोग, ठीक है। वो गांव के और कस्बों के लोग जो है वो उत्पादन करते थे कपास का, नील का, और उसको लेके आते थे शहरों में, वहां पे उनका व्यापार करते थे। फिर शहरों के जो लोग थे वो एक्चुअली में व्यापारी वर्ग था ज़्यादातर। वो व्यापारी लोग उस सामान को लेके विदेशों में जाते थे
और वहां से फिर वो मुनाफा कमा के लाते थे। ये पूरा सिस्टम रहता था। गांव के लोगों ने खेती की, खेती को लेकर के वो शहरों में चले गए, शहरों में उन्होंने उसे बेच दिया और फिर वो व्यापार करने के लिए शहर के व्यापारी जो है वो विदेशों में चले गए। तो कृषि कृषि कौन करते थे? ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाती थी। और अन्नागार किस लिए रखा गया है? जो अधिशेष आएगा उसे रखने के लिए। तो यहाँ पे कुछ प्रमाण है। कालीबंगा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा में जो है वो रेशेदार जौ और कपास के प्रमाण मिले हैं। साथ साथ में जलाशय वो तो है। लोथल व रंगपुर में धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो चावल का अनुमान लगा दिया गया किससे? धान की भूसी से। ठीक है, जुते हुए खेत से अनुमान लगा लिया गया, खेतों को जोता जाता था। जौ मिले, कपास के अवशेष मिले। बनावली में मिट्टी के हल्के साक्ष्य, मेहरगढ़ में कृषि के प्रथम साक्ष्य। तो ये की पॉइंट्स हैं याद रखने के लिए ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी जगह पे मिट्टी के हल मिले हैं तो बनावली। और सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले? तो मेहरगढ़ में। ठीक है, ये पूछा जाए तो। पशुपालन में ये जो भेड़ और बकरी का पालन करते थे, लेकिन भैंस के कोई साक्ष्य नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कुत्तों को ये पालते थे। घोड़े के कोई साक्ष्य प्रॉपरली साक्ष्य नहीं है, लेकिन सुरकुतला में बाद में जो है वो घोड़े का साक्ष्य मिला है। पुराने समय पे ये माना जाता था कि यहाँ पे घोड़े हैं ही नहीं। बहुत सारे एग्जाम में भी ये बात आई कि घोड़े नहीं मिले इस तरीके के, लेकिन गुजरात के सुरकोतला में घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो अब शायद आंसर जो है वो घोड़े पे टिक नहीं करना होगा। ओके, तो घोड़े के भी साक्ष्य मिले, लेकिन अभी भी शेर के प्रॉपर कोई साक्ष्य नहीं मिले। ये जो मैंने इमेज दिखाई ये चीता की थी सारी की सारी, शेर का कोई प्रॉपर साक्ष्य नहीं मिले। तो ये मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप का एक क्वेश्चन देखा, उसमें था कि शेर के साक्ष्य मिले, तो उसका आंसर है नहीं मिले यहाँ पे। ओके, बाघ, चीता और गाय। ठीक है, गाय का भी अब ऐसे ही बोला जाता है कि गाय के प्रॉपर साक्ष्य नहीं है, लेकिन बैल के साक्ष्य मिल रहे हैं। तो बैल के साथ में गाय का होना तो निश्चित सी बात है। लेकिन हिस्टोरियन है, लेफ्टिस्ट बोलेंगे कि गाय है ही नहीं। लेकिन सोचने की बात है, जब बैल है तो गाय क्यों नहीं होगी? दिमाग थोड़ा सा लगाने की बात है ही उसमें। ओके, जब वही है, हिस्टोरियन कुछ भी लिख सकते हैं, उनकी मर्जी है, हमें वो पढ़ना पड़ता है। ओके, द्वितीय क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पे शिल्प, आभूषण, परिवहन के लिए इमेज मैंने आपको बताई दी थी कि वो नावों के द्वारा व्यापार करते थे। और धातु, बर्तन और मापतोल वाली चीजें मिली हैं। मापतोल का एक की पॉइंट याद रखना होगा, वो 16 के अनुपात में मापतोल का यूज करते थे। हाथी दांत के एक मेजरमेंट मिला है, उसे जो है वो मेजरमेंट के लिए, मापने के लिए यूज किया जाता था। दो चीज याद रखनी है नापतोल से, एक तो 16 के अनुपात में वो यूज करते थे। ठीक है, दूसरा हाथी जो दांत होता था उसे एज ए मापने का औजार यूज किया जाता था। ठीक है, 16 का जो अनुपात है वो आज भी हमारे यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, 16 आना वाले का जो बात होती है, 1 रुपए बराबर 16 आना होता है, वो ये उस समय आईबीसी में भी होता था। तृतीय क्षेत्र में व्यापार करते थे, जिनके अनुमान कहाँ कहाँ पे मिले हैं? लोथल, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मेसोपोटामिया की मोहर मिली है। और कहाँ कहाँ से व्यापार करते थे? मध्य एशिया से, ईरान से, मेसोपोटामिया और मिस्र से व्यापार कर लेते। और व्यापार के लिए वस्तु विनिमय का उपयोग किया जाता था। ये की पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मोहरें दिखा दी, लेकिन वो मोहरें सिर्फ ऑथेंटिकेशन करने के लिए थी, वो आदान प्रदान के लिए, वो सिक्के नहीं है, वो सिर्फ मोहरें। व्यापार भी वस्तुओं का आदान प्रदान करके किया जाएगा। यहाँ से वो कपास लेके जाएंगे या गेहूं लेके जाएंगे या नील लेके जाएंगे, और वहां से सोना चांदी वापस लेके आएंगे। तो यहाँ से वो आयात निर्यात क्या कर रहे हैं? गेहूं, जौ, तिलहन, कपास के वस्त्र, मिट्टी बर्तन और टेराकोटा के उत्पाद, ये जो है वो दूसरी जगहों पे ले जा रहे हैं, और वहां से सोना, तांबा, टिन, चांदी, ये जो है वो वापस लेके आ रहे हैं। और ये किस तरीके का है? आदान प्रदान है, ये बार्टर पद्धति वाला है। इसमें कोई भी पैसा नहीं है, जो आज के टाइम का सिस्टम है वो नहीं है। शहरी नियोजन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। ठीक है, की पॉइंट देखिए, नदियों के किनारे विकसित सभी सुविधाओं से युक्त शहर थे। किलेबंदी की जाती थी, सुनियोजित रास्ते और सुनियोजित गलियां थी, सड़कों पर समकोण पर रास्ते काटते थे एक दूसरे को, जल निकासी पूर्ण रूपेण विकसित थी। नगर के दो भाग होते थे, उच्च नगर और निम्न नगर। उच्च नगर में स्नानागार, अन्नागार और पुरोहित आवास होता था। निम्न नगर में श्रमिक आवास होते थे, और ज्यादातर जो लोग रहते थे गांव में, शहर के जो श्रमिक वर्ग रहते थे वो रहते थे। ईंटों का अनुपात 4:2:1 में मिला है ज्यादातर जगह। ओके, उसके अलावा कौन सी जगह पे 3 टीले मिले हैं? धोलावीरा के अंदर जो है वो 3 टीलों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, देन अब बात करते हैं बृहद स्नानागार। ये आप इमेज देख लीजिए, ग्रेट बाथ जिसे बोला गया है, कर्मकांड के लिए यूज किया जाता होगा। तो ये कहाँ पे मिला है? उच्च नगर में मिला है, सिटाडेल के अंदर मिला है, कर्मकांड के लिए उपयोग किया जाता होगा। माप का जो रेशियो आप याद कर सकें तो कर लेना, बाकी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। कुएं द्वारा जल, इसमें जल भरा जाता था, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। कुएं पास में है, बहुत गहरे गहरे कुएं एक्चुअली में, अब उनको खुदाई हो जा चुकी है कुओं की।
पूरी खुदाई हो जा चुकी है और अब पानी निकलता है उन कुओं में से उस तरीके से। और इनमें से जब पानी को साफ करना होता तो एक बहुत बड़ी नाली है, उस नाली के थ्रू पानी को पूरे को बाहर निकाल दिया जाता था, फिर कुओं से भरा जाता था पानी को। ओके, और बड़ी नाली द्वारा जल का निकास होता था। अन्नागार, ये आप इमेज देख रहे होंगे, ये इमेज हड़प्पा में अन्नागार मिले 6 और 6 12 अन्नागार एक साथ में मिले इस तरीके से। एंड जल निकासी व्यवस्था सुव्यवस्थित है इस तरीके से। आप इमेज देख लीजिए, इमेज में आपको दिख रहा होगा किस तरीके से छोटे घर से बड़ी नाली में आएगा, फिर बड़ी नाली से और बड़ी नाली में जाएगा और आगे पानी जो है वो नदी में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो मैंने तो सिर्फ 2 चीज़ों का आप ध्यान रखना। एक तो ये पेज नंबर जो मैंने 16 पढ़ाया है, ये तो हुआ आपके लिए मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, वहाँ पूछा जा सकता है शहरी नियोजन के बारे में लिखिए, अन्नागार के बारे में लिखिए, तो की पॉइंट ये 4-5 याद रखने। या मैंने एक जो पेज जिसमें मैं 5 नंबर का पेज था शायद, जिसमें सारे प्रमुख की पॉइंट्स बताए थे हर स्थल पे मिलने वाले, तो वो आपको याद रखने होंगे। ओके, ये इमेज मैंने आपको समझाई दी। एंड वर्तमान समय में आईबीसी की निरंतरता क्या है, मतलब आज से 4000 साल पहले आईबीसी थी और उस समय से लेके आज तक कुछ ना कुछ चीजें चली आ रही हैं। ठीक है, तो क्या है वो समानता, एक तो मातृसत्तात्मक समाज, ये की पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे जितनी भी महिलाओं की मूर्तियां मिली हैं उनसे अनुमान लगाया गया यहाँ पे मातृसत्तात्मक समाज था। भारत में अब भी पूर्वोत्तर वाले क्षेत्रों में या केरल वगैरह में कहीं ना कहीं मातृसत्तात्मक समाज मिलता है, तो ये निरंतरता में वो चीज़ अब तक चली आ रही है। दूसरा, शहरी नियोजन हम उसी तरीके से करते हैं। अभी अब नया नगर बसाते हैं तो ज़्यादातर समकोण पे हम सड़कें बनाते हैं और फिर नाली की निकास की व्यवस्था भी उसी तरीके से करते हैं। ओके, वास्तुशास्त्र का उपयोग किया गया है, सब घरों की जो दिशा है उस तरीके से रखी गई है। जो वास्तुशास्त्र वो आज भी चल रहा है, उस समय भी वास्तुशास्त्र था। हॉबीज की अगर बात करें, डांसिंग, बोटिंग और रेसिंग, ये उस समय भी थी और आज भी हैं। सौंदर्य प्रशासन की बात सौंदर्य प्रसाधन की बात करें तो चूड़ियाँ, ईयर रिंग्स और वो उस तरीके से जो यूज किए जाते थे, पिंस वगैरह, हेयर पिंस वगैरह और शीशा वगैरह, वो आज भी यूज किए जाते हैं। मातृ देवी की पूजा उस समय भी की जाती थी, आज भी हमारे यहाँ पे शक्ति पूजा की जाती है। नवदुर्गा, नवदुर्गा के व्रत रखे जाते हैं। पत्थरों की पूजा उस समय की जाती थी, वो आज भी की जाती है। ठीक है, पीपल की पूजा आज भी की जाती है। तो ये लिगेसी है, ये सिर्फ इसलिए मैंने लिखी है कि अगर पूछ लिया जाए 5 नंबर में या 10 नंबर में कि आईबीसी से लेके और आज के समय तक हमारे भारत में कौन कौन सी चीज़ें जो निरंतरता से चली आ रही हैं, तो वो ये चीज़ें। पशुपति यानी शिव जी की पूजा की जा रही है, वृषभ यानी नंदी की पूजा की जा रही है, उस समय वृषभ बोल दिया गया है, आज के टाइम पे नंदी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उस समय भी किया जाता था, नौका निर्माण उस समय भी की जाती थी, खेत जोताई उस समय भी की जाती थी, वो आज तक किया जाती है। और मापन के लिए 16 के अनुपात में यूज किया जाता था, वो आज भी यूज किया जाता है। 1 रुपये 16 आना के बराबर होता है। ठीक है, अब ये कुछ इमेजेज हैं, इनमें देख लीजिए। एक इमेज तो ये बीच वाली इमेज जो आप पहचान रहे होंगे, पुरोहित की इमेज है। एक इमेज आप देख रहे होंगे जिसमें बहुत सारे आभूषण दिख रहे होंगे, नीचे आपको बहुत सारी सीलें आपको दिख रही होंगी। ये दूसरी जो इमेज है ये धोलावीरा की एक्चुअली में, जिसमें 3 शहर, 3 जो है वो नगर के हिस्से हैं, 3 हिस्सों में बांटा गया था धोलावीरा को। और उसके अलावा अगली इमेज, चौथी इमेज, जिसमें प्रमुख स्थलों के जो है वो जगह लोकेट किए गए हैं। अब इस तरीके से आपका ये पतन और देख लीजिए, देन फिर लास्ट में मैं रिवाइज कराऊंगा इसे। ओके, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या हो सकते हैं, अलग अलग अनुमान लगाए गए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि विदेशी आक्रमण हुआ होगा, तो विदेशी आक्रमण में माना जाता है आर्यों ने आक्रमण किया और उन्हें भगा भगा के इधर भेज दिया। तो यार अगर आर्य आक्रमण करते तो वो खुद भी बच जाते उन शहरों में, है उन शहरों को तोड़ने की जरूरत कहाँ होती। तो ये तो मतलब मान तो इसलिए सबसे ज्यादा गया, लेकिन ये मतलब मूर्ख जैसा है, कोई अनुमान लगाया माना जा सकता है इसे, क्योंकि आक्रमण कर रहे हैं तो बच जाते हो वहां पे। हो सकता है कि धीरे धीरे आए होंगे, उन्होंने प्रवसन किया होगा, लेकिन आक्रमण करने वाला कोई बात नहीं है। तो आर्यों का आक्रमण वाला सिद्धांत दिया गया है मार्टिन व्हीलर, गर्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पिगट के द्वारा। ये तीनों कौन है, ब्रिटिश हैं। और ये क्यों दे रहे हैं इस तरीके का सिद्धांत, क्योंकि ये भारत की संस्कृति जो आर्य संस्कृति है उसको ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि ये भी बाहर से आए हुए हैं उस तरीके से। ठीक है, तो ये उन्होंने अपनी सोची समझी साजिश के तहत दिया है, प्रॉपर सिद्धांत जो है वो है नहीं। बाकी 1-2 सिद्धांत अगले लेक्चर में हम देखेंगे, लेकिन आक्रमण करना जरूरी नहीं है। उन्होंने धीरे धीरे प्रवसन किया होगा, उधर की साइड से माइग्रेट होना शुरू किया होगा, लेकिन आक्रमण किया होगा ऐसा हम नहीं मान सकते। ओके, बाढ़ से पतन, हो सकता है कि बाढ़ आ गई हो तो जॉन मार्शल, एस आर राव एंड
एम.आर. साहनी और मैके के द्वारा ये मत दिया गया कि बाढ़ आ गई होगी तो पूरे के पूरा शहर ही नष्ट हो गए होंगे, लेकिन एक ही जगह के शहर नष्ट हुए होंगे। सिंधु में बाढ़ आई होगी तो वहाँ के आसपास वाले, इधर की साइड में लोथल वाले, धोलावीरा, ये नष्ट थोड़ी होंगे, पूरी सभ्यता चलती रहेगी। उसके अलावा अकाल आ गया होगा, नदी ने अपने रास्ता बदल लिया होगा। अब सिंधु वाले चलो मान लिया, लेकिन बाकी जगहों पे थोड़ी आया होगा अकाल। ठीक है, सबसे अच्छा और सटीक जो लगता है पारिस्थितिकी असंतुलन, कि वहाँ उस समय पे जलवायु परिवर्तन होने लग गया। जलवायु परिवर्तन हुआ, खेती नहीं हो पा रही है, टेम्परेचर में चेंज हो गया है, पानी उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ के लोगों को अकाल के कारण या ये पारिस्थितिक असंतुलन के कारण उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, और धीरे धीरे वो पूरा सभ्यता खत्म होने लग गई उस जगह की, और उन लोगों ने वहाँ पे बसने की बजाय थोड़ा दूसरी जगह पे शिफ्ट होना शुरू कर दिया, और वहाँ के जो जगह थी वो पूरी की पूरी एक तरीके से बियाबान या खाली हो गई। ठीक है, ये देने वाले व्यक्ति हैं अमलानंद घोष, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत दिया। सबसे अच्छा ये सिद्धांत माना जा सकता है। और एक व्यक्ति KUR कैनेडी, उन्होंने बोला कि महामारी आ गई होगी तो वहाँ पे लोग मर गए होंगे। ठीक है, इससे ऊपर वाली इमेज में आप लोकेशंस देख पा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। सबसे ऊपर सुरतगोई, उसके बाद में सबसे पुरानी मेहरगढ़, सबसे पहली खोजी गई हड़प्पा, सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, भारत में सबसे बड़ा राजस्थान वाला। ठीक है, और उसके अलावा सुतका गैंडोर, ये पाकिस्तान में है। धोलावीरा, लोथल और सुरकोटला, ये जो है वो गुजरात वाले क्षेत्र में। ओके, एंड देन यहाँ पे कुछ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों का मैंने इमेज में लिखा हुआ है, इन्हें आपको देख लेना चल जाएगा। ताम्रपाषाण कालीन, ताम्र और पत्थर की, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से पुरानी वाली, ये लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब लास्ट में हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, सारा ये पूरा लेक्चर रिवाइज करते हैं। सबसे पहली बात बताओ, खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की, ये माना जाएगा। ठीक है, और उसका निर्देशन कौन कर रहे थे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक जॉन मार्शल, सन 1921 में। दूसरा स्थल 1922 में मोहनजोदड़ो, किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, विस्तार की अगर बात करें तो पहले तो ये बताए कि इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार आकार है। क्षेत्रफल 10 से 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास में। ठीक है, कुछ लोगों ने जनसंख्या का भी अनुमान लगा लिया कि हो सकता है कि 3 करोड़ जनसंख्या रही होगी, 3 से 5 करोड़ की भी, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है, वो मूर्खतापूर्ण बातें हैं, उतना सारा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, विस्तार में सबसे ऊपर जो है वो कौन सा है? मांडा। उसके अलावा सुरतगोई भी आप लगाए। सबसे दक्षिण में दायमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतका गैंडोर। ठीक है, देन प्रमुख स्थल हुए। प्राप्त साक्ष्य ये ध्यान रखने होंगे, हड़प्पा से क्या मिला? ठीक है, मोहनजोदड़ो से वो वाली इमेज आपको पहला 5 नंबर पेज जो है वो आपको बिल्कुल याद कर लेना किसी भी तरीके से। ठीक है, की पॉइंट्स में मोहनजोदड़ो के 2 टीले मिले, उच्च टीला, निम्न टीला। सिटाडेल उच्च टीले को बोलेंगे, निम्न टीले को लोअर सिटी बोलेंगे। ठीक है, उच्च टीले में खास बातें क्या रही? एक तो स्नानागार मिला, ठीक है, अन्नागार मिला, ठीक है, उसके अलावा पुरोहित आवास उसे बोला गया। ये उच्च टीले की बात हुई। निम्न टीले में श्रमिक वर्ग का रहना हो रहा है। ठीक है, निम्न टीले की खास बातें क्या रही? सबसे अच्छी बात तो वहाँ का जो नगर नियोजन है बहुत शानदार है। सड़कें सभी समकोण पे कट रही हैं एक दूसरे से, घर पक्की ईंटों के बने हुए हैं सभी के सभी। ठीक है, उनकी जल निकासी व्यवस्था बहुत ही सुविकसित है। ठीक है, पानी वहाँ पे बाढ़ के रूप में जमा हो ही नहीं सकता, पूरा का पूरा पानी बाहर निकल जाएगा। जल निकासी व्यवस्था पे ये माना जाता है कि आज के टाइम पे जितनी अच्छी नहीं है उससे अच्छी 4000 साल पहले थी। राखीगढ़ी हमारे इंडिया की सबसे बड़ी है। ठीक है, कालीबंगा से क्या स्पेशल मिला है? जो खेत के साक्ष्य, अग्नि वेदिका मिली है, शल्य चिकित्सा वाला एक खोपड़ी वाला वो इमेज में। युगल समाधान 2 जगह मिले हुए हैं, लोथल और कालीबंगा में। भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा में, ये की पॉइंट याद रखना। धोलावीरा जो है वो कहाँ पे? गुजरात में। उसका की पॉइंट वो 3 वहाँ पे टीले मिले हैं। ओके, तो शहरी सभ्यता थी, सुविकसित नगर था, जल प्रणाली थी, मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, स्नानागार अन्नागार मिले। मनोरंजन के लिए क्या क्या यूज कर रहे थे वो? एक पासा मिलता था, गैम्बलिंग। ठीक है, उसके अलावा पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे। ठीक है,
बच्चों के खिलौने मिले तो मनोरंजन का। मनोरंजन से ये तो निश्चित पता चल रहा है कि लोगों के पास में टाइम खूब था ताकि वो मनोरंजन करते थे अच्छे से। ओके, पढ़े लिखे लोग थे, ये बात भी क्लियर है। पूछ लिया जाए कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पढ़े लिखे थे, सीधी सी बात है, लिपि मिली है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ की खुद की लिपि है, तो पढ़े लिखे रहे होंगे तभी तो डेवलप हुई। कपड़े पहनते थे, बिल्कुल पहनते थे, कपास से निर्मित होते थे, ठीक है। लिपि होती थी, मोहर होती थी। व्यापार के लिए क्या हम कोई सिक्के का आदान प्रदान करते थे? व्यापार के लिए किसी भी प्रकार ओनली बार्टर पद्धति थी। मोहर का उपयोग किस लिए किया जाता था? हाँ, सरकार का एक तरीके से अधिकरण करने के लिए। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा जाना है व्यापार करने के लिए, तो पहले अपने सामान पे मोहनजोदड़ो की जो सील रही होगी उसे ठप्पा लगवा के जाएगा, तब वो वहां जाएगा। एक तरीके से सरकार का या जो भी शासक वर्ग है उसके ऑथेंटिकेशन के लिए रही होगी मोहरें। ओके, धर्म क्या रहा होगा? प्रकृति पूजक थे डायरेक्टली। कोई मंदिर महल कुछ भी नहीं मिला है वहाँ पे, ठीक है। पीपल की पूजा करते थे, पशुओं पक्षियों की पूजा करते थे, पशुपति की मूर्ति मिली है, सील मिली है, मातृ देवी की पूजा करते थे, उर्वरता की देवी की पूजा करते थे। व्यापार विदेशों में आंतरिक भी होता था और बाह्य भी होता था। आंतरिक आपस में एक दूसरे शहर में भी कर रहे हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में कर रहा है, राखी गढ़ी तक आ रहा होगा, इधर लोथल धौलावीर तक आपस में जा रहे होंगे सामान देने लेने के लिए। गांव के लोग अपनी खेती का कृषि का जो सामान है उसे लेके शहरों में जा रहे हैं। तो व्यापार आंतरिक भी हो रहा है और व्यापार बाह्य भी हो रहा है। और जो तटीय शहर बताए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है सूतकागेंडोर और लोथल, दो इंपॉर्टेंट है। ओके, देन समाधान तीन तरीके से, आंशिक, पूर्ण और दाह संस्कार। दाह संस्कार जैसे हम बोलेंगे, दहन बोलेंगे। ओके, औजार मिलेंगे वो दिखा दिया, कृषि और पशुपालन वाली बातें आपको रिवाइज करा दी। अब एक चीज लास्ट वाले इमेज में आप पेज नंबर 7 पे आइए। क्या आप लोकेट कर पाएंगे जगहों को? सभी जगहों को लोकेट कर पाएंगे क्या? शुरू करूं मैं? पहले नंबर की जगह को नाम बताइए। पहली कौन सी हुई? हड़प्पा। दूसरी कौन सी हुई? तीसरे नंबर पे? चौथे नंबर पे? पांचवें नंबर पे? धोलावीरा। छठवें नंबर पे? लोथल, ठीक है। सातवें नंबर पे? सुरतगोई। आठवें नंबर पे? मेहरगढ़। मेहरगढ़ की सबसे खास बात, ये सबसे प्राचीन साइट है हड़प्पा सभ्यता की और सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ में मिले। नौवें नंबर पे? सूत्रगंडोर। ये पश्चिमतम भी है और तटीय भी है, और आज के टाइम पे जो कौन सा बंदरगाह मैंने बताया आपको, ग्वादर पोर्ट जो है वो यहीं पे है। ओके, 9 हुआ। 10वें नंबर पे चनुद्रो, और 11वें नंबर पे या तो आमरी बोल लो या कोट दीजिए, यहीं पे थे, छोटे छोटे शहर थे। ओके, उसके बाद में 12वें नंबर पे मांडा, 13वें नंबर पे 13वें नंबर पे रोपड़, और 14 पे बनावली, 15 पे आलमगीरपुर, और 16 पे रंगपुर, ठीक है, और 17 पे दहमाद। ये लोकेशन क्लियरली याद रहनी चाहिए। समय का मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस तरीके से अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन की एवरीथिंग क्लियर हो गई है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब इससे बाहर शायद ही कोई सवाल जाएगा। बस एक की पॉइंट जो 5वें नंबर का जो पेज है जिसपे मैंने सारे स्थल के, ये पेज नंबर जो है वो 4 है एक्चुअली में, तो ये आपको रट लेना है किसी भी तरीके से, इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। ये सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम वैदिक सभ्यता शुरू करेंगे, वैदिक संस्कृति शुरू करेंगे, जिसमें पहला पार्ट जो रहेगा ऋग्वैदिक संस्कृति का रहेगा, देन फिर सेकंड पार्ट जो रहेगा उत्तर वैदिक संस्कृति का रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।